चलिए सभी को गुड गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर पे। जैसे कि रोज मैं चर्चा करता हूँ करंट अफेयर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले पहले अनअकैडमी के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ घर बैठे ही आप इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं। ठीक है। तो ये यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं क्वालिटी कंटेंट में चाहे ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस में, सब आपको अनअकैडमी पे सर्विसेज मिलते हैं। ठीक है। तो चैनल का नाम है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, और आप सभी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। ठीक। आगे बढ़ने से पहले कि अनअकैडमी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे लाइव क्लास ही मैं आप लोगों से ले रहा हूँ, डेली लाइव क्लास मिलेगा। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेंगे। अगर हिस्ट्री की क्लास है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा। मतलब स्ट्रक्चर कोर्सेज है, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्लास चलेंगे। जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लास प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेंगे, आप क्लास को कर सकते हैं। ठीक है। लाइव क्लास होंगे आपके, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं आप किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास कर सकते हैं। ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप टेस्ट और क्विज के माध्यम से आप अपनी गलतियों को, एरर्स को पकड़ सकते हैं, जिससे कि जो पेपर में एरर्स होने वाले होते हैं उससे पहले ही आप एरर्स अगर कर लेते हैं, और जिस टॉपिक पे आपको स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी हो उस टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग अपनी पकड़ भी बना सकते हैं। तो ये टेस्ट और क्विज के माध्यम से ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो लाइफ टाइम टेस्ट एंड क्विज मिलेगा आपको, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि अगर सपोज दैट आप ऑनलाइन क्लास नहीं भी कर पाते हैं किसी भी बैच में, तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन वो नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो क्लास होगा वो आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ उस क्लास को कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। ये ऑफलाइन क्लास में ये सब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अगर एक बार क्लास आप कर ले छोड़ देते तो दोबारा क्लास करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी कारणवश आप ऑनलाइन ऑफ क्लास में अवेलेबल नहीं हो पाए ऑनलाइन क्लास में, तो वो जो क्लास का लेक्चर होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए जो लोग डाउनलोड ना किए हों वो डाउनलोड कर लें, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मुझसे जुड़े होंगे वो डाउनलोड किए होंगे। ठीक है। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिलहाल अभी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। आप लोग हमसे भली भांति परिचित भी होंगे। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, जो भी क्लास से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, चाहे वो क्लास की टाइमिंग हो, क्लास का डेट हो, क्लास का लिंक हो, वो सब कुछ, क्लास का पीडीएफ हो, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम से आप लोग हमारे जुड़िए। बाकी अनअकैडमी का ही टेलीग्राम चैनल है ये। ठीक है। तो अगर कोई समस्या होगी तो मेरे नाम के आगे अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल भी डाल सकते हैं, तब भी आप हमको सर्च कर सकते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, टॉप 100 एजुकेटर हैं, वो यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो सब अवेलेबल है। आप किसी भी टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे सारे टॉप एजुकेटर आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लासेस ले सकते हैं। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जस्ट ए सब्सक्रिप्शन अवे। ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और टॉप एजुकेटर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। मैं भी एक प्लस एजुकेटर हूँ, मुझसे भी आप क्लास कर सकते हैं, और किसी भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास कर सकते हैं। अगर कोर्सेज के बारे में बात करूँ, यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज के बारे में बात करूँ, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है आपका, ज्योग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स के सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि ऑप्शनल कोर्स भी अब अनअकैडमी के द्वारा किए जा चुके हैं। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑप्शनल कोर्स करना हो तो वो अनअकैडमी से एसोसिएट होकर अपने ऑप्शनल कोर्स को कर सकता है। कोई भी ऑप्शनल कोर्स करता हो, क्योंकि ऑप्शनल कोर्स अपने आप में एक चुनौती है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी ना किसी के कहे हुए जिसमें आपको पारंगत हासिल हो, वही ऑप्शनल कोर्स आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और सारे के सारे ऑप्शनल कोर्स आपके अनअकैडमी के चैनल पे इस समय अवेलेबल है। आप घर बैठ के ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से कोई भी क्लास कर सकते हैं। वैसे भी कोरोना महामारी चल रही है, घर पे ही रहें तो सेफ रहेंगे सभी के सभी। ऑप्शनल कोर्स आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी क्लास है आपके, आर्ट एंड कल्चर के भी क्लास है आपके, करंट अफेयर के क्लास है, इंडियन इकोनॉमी के क्लास है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी के क्लास है आपके, और आंसर राइटिंग कोर्स भी अब अवेलेबल है। तो आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन, आप यूपीएससी सीएससी का किसी में भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं।
अगर मैं प्लान के बारे में बात करूं यूपीएससी सीएससी के प्लान के, तो दो तरह के प्लान है। एक है प्लस प्लान, ठीक है, दूसरा है आइकॉनिक प्लान। जो प्लस प्लान है वो है 1 ईयर का और 2 ईयर का। 1 ईयर का भी है और 2 ईयर का भी है प्लस प्लान। ये 1 ईयर का भी है, 12 महीने का भी है, और 2 ईयर का भी है, 24 मंथ का भी है। जो 1 ईयर का चार्ज है वो है 49,500 रुपये। मेरा कोड है PJ01। इस कोड का यूज करके आप अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं, और आपका जो पे करना होगा ओनली 44,505 रुपीज आपको पे करना होगा। वही 2 ईयर का जो प्लान है वो 72,000 का है, 72,000 का है। कोड यूज करेंगे, सेम कोड है PJ01, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा वो चार्ज लगेगा 64,800 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें बेनिफिट मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा। जैसे मैं लाइव क्लास ही आपके सामने ले रहा हूँ। टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट देने का आपको मौका मिलेगा, और टेस्ट दे के ही आप अपनी एरर्स, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट में बार बार पार्टिसिपेट करते रहिए आप लोग। अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, बार बार प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा, और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। मैंने जैसे कहा कि प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास होंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हो। कोई भी क्लास होगा वो प्रॉपर तरीके से क्लास होगा। जैसे ऑफलाइन क्लास होते थे, वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी आपके प्रॉपर तरीके से होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे तरीके से क्लास भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें पीटी का पूरा सिलेबस इंक्लूड है, मेंस का सिलेबस इंक्लूड है, एसए का सिलेबस इसमें इंक्लूड है, और आपके ऑप्शनल कोर्स भी इसमें इंक्लूड है। इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको। पूरा प्री है, पूरा मेंस है, पूरा एसए है, पूरा ऑप्शनल है। ये कोई भी कंप्लीट आप क्लास कर सकते हैं इसमें, चाहे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है प्लस सब्सक्रिप्शन में। दूसरा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। ये भी 1 ईयर का है और 2 ईयर का है, यानी कि ये भी 1 ईयर का आपका भी है, और ये 2 ईयर का है। तो जो 1 ईयर का फी है वो 12 महीने का और 24 महीने का, मतलब 2 ईयर हो गया। 1 ईयर का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का फी है 64,000 है, कुछ डिफरेंट है प्लस से ये। और कोड यूज करेंगे, सेम कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज करना है वो चार्ज करना है 57,600 रुपये। वहीं 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 99,000 का। कोड यूज करेंगे PJ01, और 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा 89,100 रुपये चार्ज आपके लगेंगे। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें ये बेनिफिट ये है कि इसमें ये प्लस के चारों फीचर्स जो थे वो तो आपको ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। जैसे अपने प्लस का जो सब्सक्रिप्शन का है, वो सेम पैटर्न, वो चीजें मिलेंगी आपको। इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा आइकॉनिक में। जैसे प्लस में आपका लाइव क्लास था, टेस्ट सीरीज था, अनलिमिटेड प्रैक्टिस था, स्ट्रक्चर शेड्यूल था। ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। इसके साथ ही साथ आपको इसमें पर्सनल कोच मिलेंगे, जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको ट्रीट करेंगे, पर्सनली आपको बताएंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको। स्टडी प्लानर मिलेंगे आपको, जो स्टडी के बारे में आपकी रूपरेखा तैयार करेंगे, और पर्सनली फीडबैक आप लोग को दिया जाएगा। पर्सनल तरीके से फीडबैक जिस तरीके से देना चाहिए, उस हर स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाएगा। स्टडी प्लानर होंगे जो आपके हर पढ़ाई के जितने भी सीक्वेंस, कितने भी डायमेंशंस होते हैं, वो सारा आपका क्लियर कराएंगे स्टडी प्लानर आपके, ठीक है। और डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, पर्सनल कोच मिलेंगे। तो ये सारा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आइकॉनिक में, ठीक। इसमें भी पूरा वही है कि पीटी का पूरा इंक्लूड है, मेंस भी इंक्लूड है, एसए भी इंक्लूड है, ऑप्शनल कोर्स भी इंक्लूड है। इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है, चाहे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। तो चलिए आज हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला आज का टॉपिक है विवाद से विश्वास योजना, ठीक है। विवाद से विश्वास योजना क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विवाद से विश्वास योजना, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज प्रॉपर तरीके से मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। तो विवाद से विश्वास योजना क्या है, ये योजना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस योजना का, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विवाद से विश्वास योजना को सफल बनाने के लिए बड़े कॉरपोरेट और शीर्ष कर्म पेशेवरों के साथ बातचीत किया। जाहिर सी बात है कि कोरोना महामारी चली रही है, वैश्विक महामारी थी। तो मंदी जो है, जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड पे मंदी का इफेक्ट पड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ भी मंदी का इफेक्ट पड़ा हुआ है। नेचुरली एक हम अछूते हैं, लेकिन स्थिति बहुत नदारद हो गई है, और हर देश को कोई ना कोई फंड चाहिए, कोई ना कोई रोजगार चाहिए, मतलब पेमेंट चाहिए, पैसे चाहिए। और जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और शीर्ष कर पेशेवरों के साथ इन्होंने बातचीत इसीलिए किया, विवाद से विश्वास योजना का।
तो कोरोना महामारी के दौर में जब तक जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों को रिबेट चाहिए, छूट चाहिए सरकार के द्वारा कुछ लाभ चाहिए, ताकि वो कंपनी को एस्टेब्लिश करें और जैसे ही वो कंपनी एस्टेब्लिश होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी कंपनी चलेगी, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर कारण बहुत सारी कंपनियाँ लॉकडाउन के कारण बंद हो गई थी, रोज़गार खत्म हो गया था और कोई भी कंपनी में ना जाने कितने लोग काम करते हैं, कितने परिवार का जीविकोपार्जन चलता है। तो उसी के बिहाफ़ पे मैं ये विवाद से विश्वास योजना मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री साहब जो है हमारे पीयूष गोयल जी ने विवाद से विश्वास योजना को सफल बनाने के लिए बड़े कॉर्पोरेट और शीर्ष कर पेशरों के साथ बातचीत किया है। यानी उनके साथ अपना बातचीत किया है और बातचीत करेंगे तो ही कुछ उसका निर्णय निकलेगा भी। तो आगे देखते हैं क्या है। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है बेटा। इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी पीडीएफ, क्लास का टाइमिंग, डेट सब कुछ इस टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ। ये कोड है, इस कोड का यूज़ करके अपना 10% सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये विवाद से विश्वास योजना का प्रमुख बिंदु क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब ने को बड़े कॉर्पोरेट और शीर्ष करोपेशवरों ने विवाद से विश्वास योजना के संदर्भ में कई सुझाव दिए थे। यानी कि जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और बड़े बड़े जो पेशवर हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स घराने की जो लोग हैं, उन्होंने पीयूष गोयल साहब को बहुत सारे सुझाव भी दिए थे इस संदर्भ में, विवाद से विश्वास योजना के संदर्भ में। और जाहिर सी बात है जब बड़े कॉर्पोरेट्स हो या जो शीर्ष पेशेवर पेशेवर जो है, जाहिर-सी बात है कोई ना कोई अगर उनको समाधान दे, तो कोई ना कुछ उनको समझाएँगे, कुछ बताएँगे, सुझाव देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है मंत्री जी को भी मानना पड़ेगा क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े पूंजीपति जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कोरोना महामारी के कारण सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई छूट वो सरकार से चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ कर राहत में, कुछ टैक्स में भी छूट पाने के लिए जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और जितने भी शीर्ष कर पेशेवर हैं, उन्होंने विवाद से विश्वास योजना के संदर्भ में उनसे पीयूष गोयल साहब को, जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं, उनको उन्होंने सुझाव दिए थे। ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि विवाद से विश्वास स्कीम 2020। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने जितने भी बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े कर पेशेवर जो लोग जो हैं, जो टैक्स पे करते हैं लोग, उन सभी लोगों से सुझाव लिया था और सभी लोगों ने मिलके पीयूष गोयल साहब को सुझाव भी दिए थे, विवाद से विश्वास योजना के तहत। ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखते हैं कि और भी क्या इनके महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत यानी कि विवाद से विश्वास योजना के तहत विलय वाली कंपनियों के कर विवादों को निपटाने यानी टैक्स डिस्प्यूट ऑफ मर्ज कंपनी, जो कंपनियों की जो मर्जिंग हो रही है उस कंपनियों के जो कर के विवाद को निपटाने और मूल्य निर्धारण मामलों को स्थानांतरित करने, ट्रांसफर प्राइसिंग मैटर के बारे में रुख स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ऐसा उन लोगों ने जो सुझाव दिया था पीयूष गोयल साहब को। ठीक है? इसके साथ ही साथ बड़े कॉर्पोरेट्स और शीर्ष कर पेशेवरों ने भी यह भी कहा, यदि विवाद से विश्वास योजना को मुद्दावार क्रियान्वित किया जाता है, तो यह बेहतर परिणाम वाली साबित होगी। यानी कि विवाद से विश्वास योजना की उन्होंने जैसे बात किया, जितने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स थे, उद्योगपति थे, कर पेशेवर थे, उन लोगों ने जो सुझाव दिया, उसमें ये भी उन्होंने कहा कि यदि विवाद से विश्वास योजना को अगर हम इश्यू वाइज़ अगर हम बात करें, उस पे अगर वह चर्चा करें और बार-बार इस पे चर्चा करें, तो ना जाने कितने बेहतर ये परिणाम वाली साबित हो सकती है। विवाद से विश्वास योजना और एक करदाता को योजना के तहत कुछ विवादों को चुनने और निपटने की अनुमति दी जानी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है जो बड़े-बड़े उद्योगपति होंगे, पूंजीपति होंगे, जो बड़े-बड़े घराने से संबंधित होंगे, मतलब बिज़नेसमैन होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सरकार से कुछ ना कुछ छूट भी चाहेंगे और इसीलिए इन्होंने कहा भी कि भाई साहब जो भी हमारी कंपनी मर्जिंग हो रही है, जो विलय हो रही है कंपनियों की, तो उसके जो कर के विवाद के जो डिस्प्यूट हैं और मूल्य निर्धारण के जो मामले हैं, उनको स्थानांतरित करने के बारे में आप स्पष्ट रूप करने की आपकी आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यदि विवाद से विश्वास योजना को मुद्दावार मुद्दावार किया जाए यानी कि इश्यू जो है हमारा इश्यू वाइज़ किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, तो यह बेहतर परिणाम वाली साबित हो सकती है क्योंकि दोनों लोगों को मौका मिलेगा। सरकार को भी मौका मिलेगा, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी मिलेगा, पूंजीपतियों को भी मिलेगा, कर पेशेवरों को भी मिलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक-दूसरे के विचारों की आदान-प्रदान जब करेंगे, तो जो भी उनके अंदर का जो भी डिस्प्यूट होगा वो बाहर निकल कर आएगा और उसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं, वो सरकार की तरफ से भी और बड़े-बड़े उद्योगपतियों, कर कर पेशेवर टैक्स जो जो लोग पेमेंट कर रहे हैं,
उनके लिए भी इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होगा, जो भी विचारों का आदान प्रदान होगा, उससे इस मामले को सॉल्व किया जा सकता है। और इसीलिए एक करदाता कहा भी इन लोगों ने कि एक करदाता को योजना के तहत कुछ विवादों को चुनने और निपटने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पे आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू टीपी प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस के थ्रू ही सब कुछ होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रत्यक्ष कर विवाद से विवाद अधिनियम 2020 के बारे में। क्या है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स विवाद से विवाद एक्ट 2020? प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 माने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को संसद ने पारित किया है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस विवाद से विश्वास जो अधिनियम 2020 का है, उसको संसद द्वारा पार्लियामेंट द्वारा उसको पारित किया जा चुका है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस अधिनियम में आयकर और निगम कर से संबंधित लंबित कर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया है। यानी कि जो आयकर है, आपका इनकम है, इनकम टैक्स जो आयकर है, और निगम कर से संबंधित जो भी लंबित कर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया है। और केंद्र सरकार को इस योजना के माध्यम से 90% आयकर विवादों को हल करने की उम्मीद है। तो सरकार, जाहिर सी बात है कि इस समय सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, तो इसलिए सरकार को ऐसा लगता है कि जो विवाद से विश्वास योजना है, इस योजना के माध्यम से जो हमारे आयकर है उसका 90% जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, उसको हम हल कर सकते हैं। और शांति से सभी लोग रहना भी चाहते हैं। इस कोरोना महामारी के दौर में सरकार भी अपना पक्ष बचाना चाहती है, और जो जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वो भी चाहते हैं कि शांति से अपना वो बिज़नेस करें, सरकार द्वारा उनको छूट मिले। और तो ये आयकर जो है, जैसे बताया भी मैंने कि इस योजना के माध्यम से 90% आयकर विवादों को हल करने की उम्मीद है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? आगे हम बात करते हैं और भी क्या-क्या है इस एक्ट में। इस योजना के तहत विवाद से विश्वास योजना, कि इस योजना के तहत एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा तथा उसे ब्याज एवं जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी। यानी कि इस जो विवाद से विश्वास योजना एक्ट जो है 2020 का, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी दिखाया गया है कि इस योजना के तहत जो करदाता होगा उसको सिर्फ जो विवादित कर होंगे, ठीक है, तो जो विवादित कर होंगे सिर्फ उसी राशि का उनको भुगतान करना होगा। बाकी ना कोई ब्याज, ना कोई जुर्माना, उनको उन सब से उनको छूट मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो करदाता है उसके लिए ये बेनिफिट है। ठीक है? तो जैसे बताया भी गया है कि जो प्रत्यक्ष कर जो विवाद से अधिनियम जो 2020 का है, उसमें ये भी बताया गया है कि इस योजना के माध्यम से एक करदाता जो होगा, उसको केवल जो विवादित कर होंगे सिर्फ उन्हीं का राशि का भुगतान करना होगा। बाकी जितने भी ब्याज हैं, जितने भी जुर्माने हैं, उसपे उनको पूरी तरह से छूट, डिस्काउंट उनको मिलेगा। ठीक है? तो इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाल ही में भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विवाद से विश्वास योजना के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। कि भाई साहब, ऐसा है कि जितने भी विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आते हैं, जो कर के आपके डिस्प्यूट है, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आपके जो भी कर के डिस्प्यूट है, अगर आपको लगता है कि हमारे कर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको जो समय सीमा, जो टाइम पीरियड दिया गया है, वो दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है? तो 31 मार्च 2021 तक जितने भी टैक्स के डिस्प्यूट हैं, उस टैक्स से डिस्प्यूट से उनको मुक्ति मिलेगी। जल्द से जल्द अपना जो भी टैक्स डिस्प्यूट है उसको वो क्लियर करेंगे। तो 31 मार्च 2021 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है? तो प्रत्यक्ष कर से विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के बारे में ये सब बताया गया है कि कोई भी करदाता को केवल सिर्फ विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा, बाकी का किसी को जुर्माना, ना कोई ब्याज उनको नहीं देना होगा। और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, वो समय सीमा है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है? तो जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं अभी तक, उस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। और जहां-जहां जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हैं, उसको भी आप देखते रहिएगा कि विवाद से विश्वास अधिनियम को जो पार्लियामेंट द्वारा 2020 में लाया गया है, उसमें जो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, सरकार को इससे क्या लाभ होगा, और जो विपक्ष वाले, जो सिर्फ विपक्ष का मतलब यहाँ पे जितने भी करदाता हैं, जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये दोनों डायमेंशन को आप लोग देख लीजिएगा। और जितने तरह से क्वेश्चंस आएंगे, उस तरह से आप लोग डील कर सकते हैं। ठीक है? तो ये टाइम पीरियड भी देख लीजिएगा, 31 मार्च 2021 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला टॉपिक,
और जैसे भी जिस तरह का क्वेश्चन आया आप कम से कम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेच्यू ऑफ पीस और श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के बारे में कि भैया स्टेच्यू ऑफ जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का था, वैसे ही स्टैच्यू ऑफ पीस लगा है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी के महाराज के जयंती के अवसर पर। चलिए हम बात करेंगे पूरा का पूरा। ये हमारे पीएम साहब हैं और जाहिर सी बात है जब हमारे पीएम साहब हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि स्टैच्यू ऑफ पीस और श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के बारे में कुछ जानेंगे हम। ये कौन से महाराज थे, किस धर्म के मतौली थे, क्या था क्या नहीं था, सब कुछ बताया जाएगा इसमें। ठीक है, तो प्रधान यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम के जरिए, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी में जाहिर सी बात है कोई कहीं जाके नहीं कर पा रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हो रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैनाचार्य यानी कि जैन धर्म को मानने वाले जो जो है श्री विजय वल्लभ है, श्री विजय वल्लभ है ऐसे, ठीक है, एक ही साथ है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहने का मतलब बस यही है कि श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की जो 151वीं जयंती थी, क्योंकि ये जैन धर्म को मानने वाले थे, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी स्टैचू ऑफ पीस के उपलक्ष्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि जो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज थे वो किस धर्म के मतावली थे। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जो मूर्ति की स्थापना किया है उसे किस नाम से जानते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब मूर्ति का जब उसको स्थापित किया गया था, जब प्रतिमा रखा गया था, तो उसका नाम रखा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि उन्होंने जितने भी देसी रियासतें थी उन रियासतों को उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया, जोड़ने का काम किया। तो यूनिटी मतलब एक यूनिटी का मतलब है कि एक यूनिटी में है कि आप एक मतलब समूह में है, एक यूनिटी में करने का उन्होंने काम किया, तो इसलिए उसको रखा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इनका नाम रखा गया श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, जो जैन धर्म के मानने वाले थे। और इनकी 151वीं जयंती के अवसर पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके ऊपर श्री स्टैचू ऑफ पीस जो है शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है 151वीं जयंती के अवसर पर, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आगे बात करते हैं इन्हीं के ऊपर स्टेचू ऑफ पीस और शांति की प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कितनी ऊंचाई है कितनी क्या है सब कुछ जानना भी जरूरी है, क्योंकि किसी न किसी पीसेस में परीक्षाएं पूछी गई हैं कि कितनी बड़ी है, कितना इंच की है, वो ऊंची धातु धातु रखी गई है। आप फोटो देख सकते हैं, ये फोटो है उनका विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी का, और ये हमारे पीएम साहब हैं, देख ही रहे हैं। 151 इंच वाली अष्ट धातु की स्टैचू ऑफ पीस जो है यानी कि शांति की जो प्रतिमा को राजस्थान के पौली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के 151वीं जयंती के अवसर पर जिस प्रतिमा का उद्घाटन अनावरण किया गया है, जिस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, वो किया गया है राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है जो है कितने इंच की है, 151 इंच की है। ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी गया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया था, प्रतिमा को जब स्थापित किया गया था, तो उस समय पूछा गया था कि ये बताइए कि उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये जो स्टेचू ऑफ पीस है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका, प्लीज जस्ट 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट बस बेटा, इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, प्लीज 1 मिनट बेटा, हाँ ठीक है, किया गया था। और इस सॉरी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अष्ट धातु से बनी यह मूर्ति जो है जमीन से 27 फीट ऊंची है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जमीन से अगर हम बात करेंगे तो ऊंची तो होगी वो। तो 151 इंच की ऊंची अष्ट धातु की जो स्टैचू ऑफ पीस है, जो शांति की प्रतिमा है, उसका जो अनावरण किया गया, उसको जो स्थापित किया गया है, वह राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ जो साधना केंद्र है उसी में स्थापित किया गया है। और इस अष्ट धातु से बनी यह मूर्ति जो है जमीन से 27 फुट
ऊंची है और इसका जो वजन है वो है 1300 किलोग्राम है, यानी कि जो 1300 किलोग्राम की इसकी वजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान के में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस मतलब शांति की प्रतिमा का नाम दिया गया है, क्योंकि ये लोग शांति की बात करते हैं तो इसीलिए शांति की प्रतिमा का नाम दिया गया है। नाम का भी अपना बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में इनकी शांति की प्रतिमा का अनावरण स्टैच्यू ऑफ पीस की अनावरण किया गया है, मतलब स्थापित किया गया है। 151 इंच ऊंची है, 27 फीट भी ऊंची है जमीन से अगर हम बात करें तो। ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा, आगे इनके बारे में हम चर्चा करते हैं और भी इनके बारे में जानते हैं। जब इतना पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बिहाफ से या आर्ट एंड कल्चर के भी बिहाफ से ये भी जानना जरूरी है कि कौन थे ये जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आचार्य विजय वल्लभ जैन धर्म के श्वेतांबर, ये थोड़ा देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। ये श्वेतांबर जैसे दो संप्रदाय होते हैं, एक दिगंबर एक श्वेतांबर, क्योंकि जैन धर्म में दो संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो आचार्य, ये टाइपिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, श्वेतांबर ही है वैसे। ठीक है, आधा सा होता है श्वेतांबर। तो आचार्य विजय वल्लभ जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संत थे और इनका जो जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था, यानी कि ये भी मोदी जी के क्षेत्र के ही थे। ठीक है, मोदी जी के राज्य के थे। तो आचार्य विजय वल्लभ जो थे जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संत थे। शांति की प्रतिमा का स्थापित किया गया इन्हीं के उपलक्ष्य में 151वीं जयंती का अवसर पर। ठीक है, गुजरात राजस्थान की पाली में। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ है 1870 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। और आचार्य विजय वल्लभ स्वयं खादी धारण करते थे और आजादी के समय हुए खादी स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे, क्योंकि इनका जब जाहिर सी बात है 1870 में गुजरात के बड़ौदा में पैदा हुए और गुजरात के लोग तो कुछ ना कुछ तो चमत्कार करते ही हैं। तो आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर साहब जो खादी धारण करते थे और आजादी के समय हुए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें भी खादी स्वदेशी आंदोलन में ये सक्रिय रहे थे। और देश के बंटवारे के समय उनका पाकिस्तान के गुजरवाला में घर था, मगर वे सितंबर 1947 में पैदल ही भारत लौट आए और अपने साथ अपने अनुयायियों का भी पुनर्वास सुनिश्चित किया था। ठीक है, तो जब इनका स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब भी इनका योगदान था, क्योंकि खादी भी धारण करते थे और आजादी के समय जो खादी स्वदेशी मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था, उसमें भी ये सक्रिय रोल अदा किए थे। और जब देश की बंटवारा हुआ था, देश के बंटवारा के समय इनका जो पाकिस्तान के जो परिवार, जो उनका समय जो पाकिस्तान के गुजरवाला में घर था, मगर वह सितंबर 1947 में ही पैदल ही भारत लौट आए और अपने साथ अपने अनुयायियों को भी, जाहिर सी बात है इनके जितने भी फॉलोअर्स होंगे, और आजकल तो फॉलोअर्स कितने हैं देख ही रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा। एक बाबा है, बड़ा हाईलाइट इस समय चल रहा है एपिसोड। तो चलिए, तो ये देखते हैं अपने अनुयायियों का भी इन्होंने पुनर्वास स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या है इनके बारे में जानना हमको जरूरी है। वो भारत के, ठीक है, वल्लभ जो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर साहब है, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा की अपनी शिक्षा के साथ ही सक्रिय रहे, क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी थे। और जो व्यक्ति अहिंसा के पुजारी होगा तो जाहिर सी बात है वो हमेशा शांति की बात करेगा, वो हमेशा समन्वय की बात करेगा, लोगों को कोऑर्डिनेट करने की बात करेंगे, लोगों को अच्छी सीख देने के बारे में बात करेंगे। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा की अपनी शिक्षा के साथ सक्रिय रहे और आजादी के बाद 1954 ईस्वी में बंबई में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ सबसे मजेदार है कि इनके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में उन्होंने 67 वर्षों तक पैदल यात्राएं की। अब सोच लिए, जो व्यक्ति अहिंसा की बात करे, जो व्यक्ति खादी की बात करे, जो व्यक्ति खादी स्वदेशी मूवमेंट की बात करे, जो व्यक्ति सत्य के राहों पर चलने की बात करे, जो अपने सत्य की शिक्षा, अहिंसा की शिक्षा के बारे में बात करे, तो जाहिर सी बात है इतने सालों तक उन्होंने ये काम किया तो इनके फॉलोअर्स की संख्या भी, नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, जैन मतावली है, श्वेतांबर संप्रदाय के आते हैं ये। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। तो इनके जितने फॉलोअर्स, इनको 67 साल तक इन्होंने पैदल यात्राएं की और इस दौरान उन्होंने आचार्य महावीर जैन विश्वविद्यालय समेत अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अपना सहयोग दिया। जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा विश्वविद्यालय, कोई ना कोई ऐसा
जो आप कह सकते हैं आश्रम या कोई ना कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान ही होता है जहाँ से आप अपनी शिक्षा को हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं यहीं पे बैठ के अपनी जो शिक्षा है अनअकैडमी के माध्यम से, अनअकैडमी चैनल के माध्यम से, अनअकैडमी लर्निंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो वही चीजें हैं कि मैं आपको पढ़ाई का ही बता रहा हूँ। मैं पढ़ाई कैसे करते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बता रहा हूँ। वैसे ही हमारे आचार्य महावीर जैन साहब जो थे, इन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय का समेत अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अपना सहयोग दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में और भी देखते हैं क्या-क्या है इनके बारे में इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही साथ बहुत वो स्त्री शिक्षा के सोचिए कितने बड़ी इनकी सोच थी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि इनके द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जो भी इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए थे, तो उसमें स्त्री शिक्षा में के क्षेत्र में, सेक्टर में इन संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया। सोचिए उस समय ये व्यक्ति इतना बड़ा-बड़ा काम करते हैं और उन्होंने कठिन समय में स्त्री शिक्षा की अलख जलाई और अनेक बालिका श्रम स्थापित करवाए और महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ा। सोचिए कि जो जो बात आज हम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम बहुत बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो थे जनाचार्य साहब जो थे, वो तो बताइए कि उस समय तक सोचिए, उस समय जिस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय वो अहिंसा की बात की, खादी स्वदेशी मूवमेंट में वो सक्रिय रहे, पूरे भारत में उन्होंने घुमा, 67 सालों तक पैदल यात्राएं किया, अहिंसा की बात किया, विश्वविद्यालयों की स्थापना किया, इंस्टीट्यूट की स्थापना की, अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाया उन्होंने, लोगों से शांति की अपील करते चले गए, शांति के बारे में ही वो हमेशा बात करते चले गए। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ फॉलोअर्स और इसके साथ ही साथ इनके ज्यादा होंगे। और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी आज तो देखिए क्या स्थिति है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने कठिन समय में जब वो दौर आप समझ सकते हैं कि आज तक हम लोग नहीं सुधर पाए हैं, आज भी अभी ऐसा लोग की सोच है। ठीक है, तो मैं पूरी बात तो नहीं बताऊंगा लेकिन ऐसी सोच है लोगों की कि महिलाओं का जो जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो तो वो कठिन समय में सोचिए स्त्री शिक्षा की अलख जलाई उन्होंने और अनेक बालिका श्रम जो है, आश्रम जो है, बालिकाओं का जो आश्रम होता है स्थापित करवाएं और महिलाओं को जो था मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और जिस आंदोलन में महिलाएं अगर शरीक हो गई तो वो आंदोलन सुपर हिट हो जाता है। जैसे चिपको आंदोलन है, पढ़िएगा उसके, जब आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। उन्होंने स्वयं 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना के साथ साथ अनेक छंद और कविताओं की भी रचना किया है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो किस यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटीज खोले, अहिंसा की बात उन्होंने किया, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जलाए, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अलग जलाए, स्त्रियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, स्वदेशी मूवमेंट से वो जुड़े रहे, खादी की वो बात करते थे, खादी वस्त्र पहनते थे, खादी स्वदेशी मूवमेंट से वो जुड़े थे, पूरे अपने ज्ञान के, अपने प्रकाश को हर जगह उन्होंने पुलकित करने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, एक्सप्लोर करने का काम किया और समाज में एक अपनी छवि बनाई, समाज में अपने एक अलग जलाई, शांति की अपील करते रहे। तो उन्होंने जो 50 से ज़्यादा जो शिक्षण संस्थाओं की उन्होंने स्थापना भी किया था और अनेक ग्रंथों की रचना के साथ-साथ अनेक छंद और कविताओं की भी उन्होंने रचना किया था। तो सोचिए जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी छवि हो, जिस व्यक्ति में इतने सारे गुण हों, जो जैन धर्म से संबंधित हो, जैनाचार्य हों, जो श्वेतांबर संप्रदाय से आते हों, तो सोचिए कि उस व्यक्ति के ऊपर क्यों ना 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा का अनावरण क्यों ना किया जाए, क्यों स्थापित ना किया जाए। तो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके उपलक्ष्य में 151वें जयंती के अवसर पर इनके ऊपर शांति की प्रतिमा का स्थापित किया है राजस्थान की पौली में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने बता ही दिया आपको। और भी देख लीजिए इनके बारे में। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर जो जो बाबा जो थे, उनके उपदेशों से प्रेरित होकर लोग उन्हें, ये उन्हें है, थोड़ा सा टाइपिंग से लग रहा है कि हो गया है, आधा ना होता है, उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दिया था। तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है। इनका भी नाम, इनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा इनसे प्रेरित होकर, इनके उपदेशों से प्रेरित होकर इनका नाम पंजाब केसरी की उपाधि इनको दिया गया था। और जैन संप्रदाय के उत्थान और उनकी शिक्षाओं को फैलाने के अपने कार्यों के लिए उन्हें युग प्रदान कहा जाने लगा है। यानी कि जो जैन संप्रदाय के जो उत्थान
जैन संप्रदाय के उत्थान में विकास करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, जैन संप्रदाय के विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए, इनकी जैन संप्रदाय के जो भी विचार थे उसको आम जनता, आम जनमानस के बीच में फैलाने के लिए उनको, और उनकी जो शिक्षा थी, जो अहिंसा की शिक्षा भी थी, उनको फैलाने के अपने कार्यों के लिए उन्हें युग प्रधान कहा जाने लगा है। और इसके साथ ही साथ इनके उपदेशों से प्रेरित होकर लोगों ने उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि से भी सुशोभित किया है। और मॉडर्न इंडिया में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, उनको भी शायद पंजाब केसरी के नाम से ही जानते हैं। तो एक पेपर भी आता है केसरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये रहा दूसरा टॉपिक। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। ठीक है, दोनों टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को भी डाउट है कोई? चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसे आरसीईपी कहते हैं, और भारत। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आरसीईपी कई बार यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बात करेंगे आरसीईपी, जिसका हिंदी मतलब होता है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी और भारत। ठीक है, आरसीईपी और भारत के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें टॉपिक में बात करते हैं। आरसीईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, आर से रीजनल, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, ई से इकोनॉमिक और पी से पार्टनरशिप। ठीक है, आरसीईपी, और जिसका हिंदी मतलब होता है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। बेटा जो लड़के नए होंगे, ये टेलीग्राम का लिंक बेटा मैं दे दिया हूँ, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए। t.me/प्रिंस जायसवाल जो मेरा नाम है। अगर किसी को समस्या होगी टेलीग्राम के चैनल को मतलब सर्च करने में, तो मेरे नाम के आगे अनअकैडमी भी लगा सकते हैं, तब भी आप हमसे जुड़ जाएंगे। और ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, PJ01। चलिए हम बात करते हैं आरसीईपी के बारे में। हाल ही में चीन के नेतृत्व में 10 आसियान देशों, जो 10 आसियान के जो देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया तथा न्यूजीलैंड ने भारत के बिना ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं भैया ऐसा क्यों किया उसने। आसियान के 10 देश ऐसे कौन कौन से हैं, और कौन सा ऐसा देश है जो भारत को बिना पूछे, भारत के बिना ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वो सब के बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक था मेरा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी और भारत की आरसीईपी, कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन से देश और क्या क्या इससे क्या बेनिफिट होगा अगर मान लिया सार्क है, आसियान है, या ब्रिक्स है, या एससीओ का सम्मेलन, जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, ब्रिक्स के बारे में भी आप लोग को बताया था। तो इसका क्या मतलब होता है, ये पूरा का पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो वही कहा है कि हाल ही में चीन के नेतृत्व में, तो देखो जैसे चाइना जो है शांति से तो बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो खुरापात उसको करना ही होता है। और इस समय वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर लगा हुआ है। कोरोना महामारी जैसी वैश्विक महामारी चीन के वुहान से निकली, ऐसा बताया गया था रिसर्च में कि चीन के वुहान से ही निकला था। तो उसने तो सबको दे दिया महामारी, अपने के यहाँ ठीक कर लिया, और बाकी सभी लोग तो महामारी में उलझ रहे हैं, और उस वो अपना विकास करते चला जा रहा है। ठीक है, तो हाल ही में चीन के, जब तक आपकी शक्ति, जब तक आपका पावर, जब तक आप तक के पास रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, समृद्धि रहेगी, और तब तक ही आप राज्य कर सकते हैं। और किसी को भी झुकाना हो, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को अगर आप खराब कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है वो देश अपने आप चरमरा जाएगा। तो चाइना को एक मौका मिला हुआ है, और ये अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। जितने भी एरियाज हैं, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, हर जगह पैसे देके, एक बड़ा बड़ा टैगलाइन बोला जाता है कि इंडिया प्रॉमिस चाइना डिलीवर, कि इंडिया से प्रॉमिस करता है, चाइना डिलीवर कर देता है। तो आप देख भी रहे हैं कि चाहे वो पाकिस्तान का केस हो, चाहे वो म्यांमार का केस हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो ईरान हो, सभी को पैसे देके उनका मुंह बंद किया हुआ है, और हमारे लिए एक नई नई चुनौती तैयार करता है। लेकिन हम भी डोकलाम के विवाद में, चाहे कोई भी विवाद हो, आपने देखा होगा कि हमारी सेना के जवान 6 महीने तक सीमा पर डटे रहे। तो उनका कोई ना कोई मुकाबला हम लोग जरूर किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई ऐसा यूनिटी बना के हम जरूर करते हैं, और हम खड़े रहते हैं, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, अच्छी जनसंख्या है हमारे पास, अच्छे स्किल्ड लोग हैं हमारे पास, तो उसका हम सही बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, आरसीईपी और भारत के बारे में।
हाल ही में चीन के नेतृत्व में 10 आसियान देशों, जिसमें 10 आसियान के देश थे, 10 आसियान के देश थे, ठीक है। इसके साथ साथ आपका चाइना है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चीन भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया बढ़िया है, अभी उत्तर कोरिया वाला नहीं आया था नशा इसमें, अभी तो साउथ कोरिया वाला है, दक्षिणी कोरिया वाला है, तथा न्यूजीलैंड ने भारत के बिना ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी, जिसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, उस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो आपका काम है कि 10 आसियान के देश कौन कौन से हैं, उसके बाद कौन कौन से और से देश हैं जिन्होंने भारत को छोड़ के, भारत को हटा के, भारत से अलग, भारत के विचारों से हट के इन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन देशों का आप नाम भी देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ भारत के पास भी इसमें शामिल होने का अवसर था। ऐसा नहीं था कि हमको ऑफर नहीं दिया गया था, हमको भी ऑफर दिया गया था। लेकिन जब कोई ऑफर दिया जाता है तो कोई ना कोई उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है, और वो टर्म एंड कंडीशन को अगर हमारे हिसाब से वो सही रहेगा, तभी हम उस पे हस्ताक्षर भी करेंगे, तभी हम कुछ पे कुछ बोलेंगे भी। तो भारत को भी इसमें शामिल करने का अवसर दिया गया था, ऑफर दिया गया था, लेकिन भारत की शर्तों को न मानने के कारण भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत की है, और भारत बहुत सी चीजों में आगे हम लोग हो चुके हैं, धीरे धीरे ग्रोथ भी कर रहे हैं हम लोग। तो भारत के पास भी कुछ मौके थे कि इसमें आप शामिल हो जाइए, कहा गया था। लेकिन भारत के भी अपने शर्त थे, हमारे देश के भी कुछ शर्त थे कि देखिए हम इस टर्म्स एंड कंडीशन पे ही हम इसमें शामिल होंगे। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं माना गया, इसलिए वो शामिल नहीं हुआ आरसीईपी में। हालांकि यदि भारत आरसीईपी में शामिल होना चाहता है, तो भारत को इसमें शामिल होने के लिए फिर बातचीत शुरू कर सकता है, और मौके मिलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, मौके कई सारे मिलेंगे। जब आप किसी ना किसी में एसोसिएट होते हैं, तो मौके कई सारे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो भारत को मौके दिए गए थे, भारत के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, क्योंकि हर देश अपना बेनिफिट चाहता है, अपने हिसाब से ही बेनिफिट चाहता है, क्योंकि सारी लड़ाई तो इकोनॉमिक ही है। चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन में आपने देखा होगा कि कभी हमारी चीन से विवाद चलता है, जैसे मैंने डोकलाम विवाद की बात किया, तो 6 महीने तक हम एक दूसरे सीमा पे डटे रहे हमारे जवान। फिर बाद में एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से डेलीगेशन से मिलके हमने उस मैटर को सॉर्ट आउट किया। तो होते हैं। तो वही है कि उसको ऑफर भी भारत को दिया गया था कि सर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे भी कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे बोलो, तो इसलिए हमने उसको मना कर दिया इसमें आरसीपी में शामिल होने से। और उसके बाद भारत को ऐसा नहीं है कि इसमें फिर शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, फिर बातचीत शुरू करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये है कौन आरसीईपी, आरसीईपी जो कर रहे हैं हम लोग। तो आरसीईपी क्या है? तो आरसीईपी कई बार पेपर में पूछा गया है, यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरसीईपी क्या है। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आखिर है क्या? आरसीईपी जो है, भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 16 देशों के बीच प्रस्तावित एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो कुल 16 देशों के बीच, यानी आसियान प्रशांत के जितने भी टोटल देश हैं, 16 देशों के बीच प्रस्तावित एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता है, और भारत ने पिछले वर्ष इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और अतः फिलहाल इसके अंतर्गत 10 आसियान के देश हैं, यानी कि 10 तो आसियान के देश ही हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि कितने इसमें टोटल देश हो रहे हैं। तो टोटल 16 देशों का, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं, क्षेत्र के कुल 16 देशों के बीच प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता है, और भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। अतः फिलहाल इसके अंतर्गत जो शामिल हुए हैं सिर्फ 10 आसियान के देश हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, चीन भी है, साउथ कोरिया भी है, और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हो गए हैं। और इस मेगा मुक्त व्यापार समझौते में क्या क्या भाई व्यापार होगा, ट्रेड होगा, एग्रीमेंट होगा, तो कुछ ना किसी वस्तु का ही तो होगा। या वस्तु का हम कर सकते हैं, या सर्विसेज का कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आर्थिकी कर सकते हैं, इकोनॉमिक कर सकते हैं, तकनीक सहयोग कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे जो जो मुद्दे थे वो उसमें शामिल थे। यानी कि इस मेगा मुक्त व्यापार जो समझौता था, उसमें वस्तु की बात की गई, सेवा की बात की गई, निवेश की बात किया गया, आर्थिक और तकनीकी सहयोग की बात किया गया, प्रतिस्पर्धा की बात किया गया, और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी इसमें शामिल किया गया था, इस पे भी बात किया गया था।
तो आपका काम है कि आरसीईपी क्या है, कितने देश हैं, कौन-कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। अगर भविष्य में भारत चाहता है क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा बाज़ार है, तो ज़ाहिर-सी बात है उन लोगों की भी हमारी ज़रूरत है और हमें भी उनकी ज़रूरत है क्योंकि हमें भी एक बहुत बड़ा बाज़ार मिल जाएगा। क्योंकि आप संगठन में रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है संगठन में जब आप रहेंगे, तो उसके कुछ नियम होते हैं, उस कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, ठीक है? उस संगठन का भी हमको भी बहुत बड़ा बाज़ार मिल जाता, इतने देशों का साथ मिल जाता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि आरसीईपी क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है, कितने देश हैं, कितने लोगों ने साइन किया है, कौन इससे अलग हुआ है और इसमें किस-किस का समझौते में कौन-कौन से लोग क्या-क्या शामिल था मुक्त व्यापार में, ये सब चीज़ें आपको आरसीईपी में मिल जाएगा। और भी देखते हैं क्या है आरसीईपी। आरसीईपी समझौते के लिए देशों के बीच वर्ष 2013 से वार्ता चल रही थी एवं इसमें भारत को शामिल करने की भी कोशिश थी। ऐसा नहीं है कि ये वार्ता एक बैग हो जाती है, कोई ना वार्ता कोई ना कुछ होता है जो पहले से चला आता है। जैसे आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति साहब बाइडेन साहब जो आए हमारे, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को भी शामिल करने के लिए कहा भी है। तो देखते हैं आगे करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत तो पहले से चल ही रही है कि भैया सुरक्षा परिषद में हमको भी शामिल किया जाए, अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। आगे देखते हैं कि क्या होता है उसपे। तो आरसीईपी समझौते के लिए देशों के बीच वर्ष 2013 से वार्ता चल रही थी। इस और इसमें भारत को शामिल करने की भी कोशिश की गई थी। इसके साथ ही साथ आसियान देशों में जो 10 देश हैं उसका नाम अगर आपको जानना है क्योंकि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन इससे पूछा भी था, कई बार पूछा गया क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के, तो आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। तो आसियान देशों में जो देश थे बुर्नोई था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया था, लाओस था, मलेशिया था, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ठीक है, तो ये जो 10 देश जो मैं बता रहा था कि जो आरसीईपी के जो 10 देश हैं और भी जितने भी देशों का मैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों का मैंने नाम लिया, उसमें आसियान के जो 10 देश हैं जिसमें भुनोई है, वियतनाम है, ठीक है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है आपका, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड इसमें शामिल है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा जितने भी आसियान के देश हैं, क्योंकि यूपीएससी यही करता है कि 3-4 देशों का नाम दे देगा, एक इसमें से गलत दे देगा और कहेगा क्या ये देश आसियान के देश हैं कि नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि सर आसियान में टोटल 10 देश आते हैं और उन 10 देशों का नाम ये है। ठीक है, आपको बता दिया गया है। इसको देख लीजिएगा, जो वार्ता चल रही थी 2013 से वार्ता चल रही थी और उस 2013 से जो वार्ता चल रही थी उसी को में भारत को शामिल करने की भी कोशिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या-क्या है, कितना महत्वपूर्ण है आरसीईपी। भाई देखो 2050 तक तो हम वैसे भी सेकंड पॉपुलेशन से फर्स्ट पॉपुलेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये आरसीईपी, क्या जरूरत है हमें उसकी आरसीईपी की, क्या उनको हमारी जरूरत है, क्योंकि हमें भी तो जरूरत है। अगर हम मान लीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, शामिल नहीं हो रहे हैं ये भी चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी भी तो कहीं ना कहीं जरूरत है। हमें भी तो व्यापार मिलेगा, हमें भी तो लोग मिलेंगे, हम भी तो किसी के साथ एसोसिएट होंगे तो हम उनसे साथ व्यापार करेंगे। तो ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, हर डायमेंशन से आपको सोचना है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो देखते हैं आरसीईपी के बारे में और क्या-क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 30% की हिस्सेदारी रखता है। यानी कि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जब एरिया हमको मिल जाएगा, अब एक बात बताइए, जिस देश में भारत भी हो जाए, चाइना भी हो जाएगा शामिल, तो बाकी देश तो अभी है ही है। अगर यही दोनों शामिल हो जाए तो सोचिए कि कितना बड़ा व्यापार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया का, पूरी जितनी दुनिया है उस दुनिया में पूरे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 30% की हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 30% की हिस्सेदारी रखता है और साल 2050 तक आरसीईपी के सदस्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 250 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक महत्व है, क्योंकि जनसंख्या प्रतिदिन हर देश की बढ़ रही है, चाहे हम हो चाहे कोई भी और भी हो, सारे देशों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसीलिए सभी लगे हुए हैं इसमें कि जो आरसीईपी में अगर भारत शामिल हो जाता है तो भारत को एक बहुत बड़ा मुक्त व्यापार करने का मौका मिल जाएगा, इतने देशों से जुड़ने का उसको मौका मिल जाएगा। और जो आरसीईपी का जो क्षेत्र है, जो जिसकी मैं बात करूं, वो सकल घरेलू उत्पाद की 30% की हिस्सेदारी ये रखता है। इसके साथ ही साथ 2050 तक आरसीईपी के सदस्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 250 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की प्रबल संभावना है। तो इतना आप लोग आरसीईपी के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और क्या क्या है। तो भारत द्वारा आरसीईपी में शामिल न होने के क्या क्या मुख्य वजह थे, क्योंकि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या इनकी मजबूरियां थी। भारत द्वारा आरसीईपी में शामिल न होने के प्रमुख कारण, पूरा डिटेल तो मैंने आरसीईपी का बता दिया कि आरसीईपी क्या है, कितना बेनिफिट होगा, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश इसमें एसोसिएट हुए हैं, भारत क्यों बाहर हुआ है, भारत के अपने एक रूल एंड रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हम बात करते हैं कि भारत के आखिर आरसीईपी में शामिल न होने के क्या प्रमुख कारण है। तो बात करते हैं पहला कारण, भारत की निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को न मानने के कारण भारत ने आरसीईपी में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था। क्यों लिया था भाई? पहला कारण था कि टैरिफ कम करने का आधार वर्ष। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल के पहले याद होगा कि बहुत पहले आप लोग टैरिफ भरवाते थे अपने पैसे को, अपने चार्ज को कम करने के लिए, जैसे जो कॉलिंग चार्ज लगता था उसको कम करने के लिए आप टैरिफ यूज करते थे। तो उसी टैरिफ की, जैसे मान करो ऐसे ही टैरिफ अगर याद करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टैरिफ कम करने का इन्होंने आधार वर्ष कहा था कि आरसीईपी के अनुसार सभी सदस्य देशों को टैरिफ में कमी करना था। जितने भी सदस्य देश थे उनको टैरिफ में कमी करना था। चूंकि आरसीईपी की वार्ता 2013 से शुरू हुई थी, इसीलिए टैरिफ कम करने के लिए आधार वर्ष भी 2013 की ही रखा गया था। जबकि भारत का कहना था कि वह 2013 की बजाय 2019 को आधार वर्ष मानकर टैरिफ में कमी करेगा, क्योंकि हम भी कहाँ शांति से बैठे, हम आपकी बात को क्यों माने। आप कह रहे हैं कि जो टैरिफ है वार्ता 2013 से शुरू हुई थी, तो आप कह रहे हैं कि नहीं आधार वर्ष 2013 होगा, लेकिन भारत का कहना था कि सर 2013 नहीं 2019 आधार वर्ष मानकर टैरिफ में कमी करे किया जाए। ठीक है, तो इसी पे दोनों पे विवाद हुआ है और इसी विवाद की वजह से भारत जो है आरसीईपी में शामिल नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैंने बताया कि टैरिफ कम करने का जो आधार वर्ष को लेकर, क्योंकि आरसीईपी के जितने भी सदस्य देशों को टैरिफ में कमी करना था। क्योंकि आरसीईपी जैसे मैंने बताया कि 2013 से वार्ता चल रही है, तो और आधार वर्ष 2013 का उनके द्वारा रखा गया है, लेकिन भारत का कहना है कि सर 2013 नहीं 2019 का आधार वर्ष मानकर टैरिफ में कमी करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं भारत द्वारा आरसीईपी में शामिल न होने के और प्रमुख क्या क्या कारण है। इसके अलावा जहां न्यूजीलैंड जैसे देशों में 90% तक टैरिफ में कमी करने की बात स्वीकारी, वहीं भारत में टैरिफ में 78% तक की कमी करना चाहता था। ये कैसे पॉसिबल है? या तो नियम बनाओ, सबके लिए बनाओ। ऐसा क्यों है कि न्यूजीलैंड पर 90% और भारत पर 78% है? तो इस ये भी एक कारण है। इसके अलावा भारत ने आने वाले 20 वर्षों में इसे और अधिक बढ़ाने की बात कही थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या क्या है, क्या कारण है कि और भी इसमें शामिल होने के नहीं कारण है। दूसरा है कि ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है, ये भी देख लेते हैं। भारत का कहना था कि इस समझौते के कारण यदि अचानक किसी देश की कोई वस्तु, विशेष वस्तु भारत में अत्यधिक मात्रा में डंप किए जाने लगे, तो उससे बचने के लिए एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे उस देश के खिलाफ यह निर्णय लेने की शक्ति हो कि उस वस्तु की मात्रा सीमित किया जा सके। कहना ये भी था कि भारत का ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म में कि अगर सर देखिए किसी भी देश की कोई वस्तु अगर है, अगर भारत में अधिक मात्रा में वो डंप किया जाए तो हमारा व्यापार तो कम हो जाएगा ना। तो इससे बचने के लिए कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे उस देश के खिलाफ यह निर्णय लेने की शक्ति हो कि उस विषय वस्तु की मात्रा को सीमित किया जाए, ताकि हमारा भी तो स्वदेशीकरण हो सही तरीके से। अगला था कि रैचेट ऑब्लिगेशन, देखते हैं ये क्या है। आरसीईपी के अनुसार एक बार टैरिफ कम करने के बाद उसे पुनः नहीं बढ़ा सकते हैं। ये इतना रिजिड है कि एक बार ये टैरिफ को कम कर देंगे तो फिर दोबारा नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? अरे कुछ तो चेंजिंग करो। वैश्विक महामारी है, ये क्या हम छूट नहीं दे रहे हैं? क्या हम अपने किसानों को फायदा नहीं दे रहे हैं? क्या हम पूंजीपतियों को फायदा नहीं दे रहे हैं? क्या हम स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा नहीं दे रहे हैं? हम सबको फायदा दे रहे हैं भाई, सबको बारे में सोचना पड़ेगा। हम रिजिड थोड़े हो सकते हैं। हाँ, तो रचेट ऑब्लिगेशन है, इसमें कहा गया है कि आरसीईपी के अनुसार एक बार टैरिफ कम करने के बाद उसे पुनः नहीं बढ़ा सकते हैं। भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, भारत ने है ये, भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की और भारत का मानना है कि विषम परिस्थितियों में देशों को टैरिफ बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई? भाई समय के साथ अपने आप को अगर नहीं आप बदलेंगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आप बताइए, पहले ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, आज हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कितना बड़ा सिक्योर है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, सेफ है। आप उधर सेफ हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, सुदूर क्षेत्र में कभी अगर बैठे हुए हैं, अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास नेटवर्क है, आपके पास
डेटा है, तो आप घर बैठे ही कम कीमत पे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल भी करा रहा है कि आपको किसी भी महानगर में जाना नहीं है, क्योंकि महानगर ही सब कुछ देने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें होती है बड़े बड़े महानगरों से ही हर जगह गांव गांव में आती है। तो आप घर बैठिए और एंजॉय के साथ कम कीमत में इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो वैसे ही मैंने कहा कि एक बार टैरिफ कम करने के बाद उसे पुनः नहीं बढ़ाया जा सकता है, वो उनका कहना था। लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज किया। ऐसा क्यों भाई साहब? विषम परिस्थितियों में देशों को टैरिफ बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक कारण था। और भी देख लीजिए क्या क्या और भी कारण हो सकते हैं। आंकड़ों का स्थानीयकरण। सॉरी। भारत की यह भी मांग थी कि सभी देशों को अपने देश से जुड़े आंकड़ों की सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए। हम अपने देश के जो भी आंकड़े हैं, हम अपने अकाउंट के जो आंकड़े हम तीसरे आदमी को क्यों बताएं? और उससे जुड़े आंकड़े देश के अंदर ही रहने चाहिए। ठीक है, हमारे घर का मामला है तो हमारे अंदर ही रहे, हम क्यों पब्लिश करें उसको? अगला है मुक्त सेवा व्यापार। इसमें भी यही है कि भारत की ये भी शर्त थी कि यदि वस्तुओं का मुक्त व्यापार होगा तो सेवाओं का भी मुक्त व्यापार हो। आप सिर्फ वस्तु का मुक्त व्यापार करते हैं, आप सर्विसेज का मुक्त व्यापार क्यों नहीं करते हैं? आपको वस्तु और सेवा दोनों का मुक्त व्यापार करना पड़ेगा। और यही सब कारण थी कि इस भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। उसका बेनिफिट भी है, उसका ड्रॉबैक भी है। दोनों पक्ष होते हैं किसी भी अ, विवाद के, कोई ना कोई पक्ष होता है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार में ये है कि भारत का यह भी शर्त था कि सर आप वस्तु के साथ साथ सेवाओं का भी मुक्त व्यापार कीजिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, भारत की ये शर्त थी। और लेकिन उन्होंने नहीं माना कि भैया हम तो सिर्फ वस्तु का ही करेंगे, सेवा का नहीं करेंगे। और अगला है उत्पत्ति के नियम। देखते हैं क्या नियम है। कि भारत का यह भी कहना था कि वस्तुओं का उत्पादन किसी किस देश में हुआ है, इसका भी निर्धारण करना चाहिए कि सुदूर क्षेत्र में इस वस्तु का निर्धारण हुआ है, ताकि देश अपनी वस्तु की किसी दूसरे देश के माध्यम से निर्यात न कर सके। तो ये जितने भी कारण मैंने आपको आरसीईपी के बारे में बताए हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और इसमें से कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस आएंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग को जितने भी डायमेंशंस मैंने आरसीईपी के बताए हैं कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जितने भी डेटा का चाहे बताया, चाहे मैंने मुक्त व्यापार का बताया, चाहे उत्पत्ति के नियम बताया, चाहे जो भी आपको बताया गया टैरिफ कम करने का, चाहे जो भी, वो उसको देख लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने डिटेल ही आपको बता दिया। अब संभावनाएं तो भाई कुछ भी हो सकती है। भारत के आरसीईपी में क्या संभावना है, क्या भारत ऐसा करेगा? देखते हैं क्या हो सकता है। संभावनाएं तो हम कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का क्या है। ठीक है, चलिए। इससे भारत के वस्तु व्यापार में वृद्धि हो सकती है। जो वस्तुओं के व्यापार है उसमें वृद्धि हो सकती है। भारत को आसियान देशों का बाजार मिल सकता है। अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। नहीं हुआ तो मैं बताया कि किस कारण से वो नहीं हुआ। अगर हो जाए तो क्या होगा? तो यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो भारत के वस्तु व्यापार में वृद्धि हो सकती है। जाहिर सी बात है, वस्तुओं का जो व्यापार है उसमें वृद्धि होगी। इतना बड़ा हमको राज्य मिले, क्षेत्र मिलेंगे, इतने देश मिलेंगे, हम वहां पे अपने सामान को भेजेंगे, पैसा कमाएंगे और अपना भी जो भी विकास करना है, जो भी डेवलपमेंट करना है वो हम करेंगे। और इससे जैसे मैंने कहा कि भारत को आसियान देशों का बाजार मिल सकता है। समझौता होने के बाद चीन, जापान और साउथ कोरिया से भारत में आने वाला निवेश भी बढ़ सकता है। क्योंकि साउथ कोरिया, जापान और चीन जो है वो भारत में जो भी निवेश है वो निवेश को बढ़ा सकते हैं, ये भी कहा गया है। और सेवा क्षेत्र में भारत के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। यानी कि सर्विस सेक्टर जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें भारत के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि हमारे पास यूथ है, यूथ के पास काम है, यूथ के पास हुनर है, और उस हुनर को कहीं पर भी जाके वो काम कर सकता है। और आरसीईपी समझौते से बाहर होने के बाद भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन के लाभों से दूर हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं किया तो ये भी हो सकता है कि आरसीईपी समझौते से बाहर होने के बाद भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला जो है उससे के लाभों से दूर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या है और भी। ठीक है, आरसीईपी में और भी क्या क्या संभावनाएं हैं। इसके साथ ही साथ ये भी है कि पूर्वोत्तर भारत के जरिए व्यापार में वृद्धि से पूर्वोत्तर के राज्यों के आर्थिक विकास में भी आरसीईपी पर्याप्त महत्व रखता है। क्योंकि हमारे याद आपको याद होगा कि पूर्वोत्तर का जो एरिया है, सेवन सिस्टर्स, उसमें अभी तक सरकार तो थी उतनी उतनी ज्यादा नहीं सोचती थी जितनी इस समय सोची जा रही है। क्योंकि आज हम घूमने के लिए बाहर तो जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वोत्तर में भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप आदमी जाके घूम सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत सारी जगह है।
बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र के विकास के क्षेत्र में, चाहे वो बीआरओ सीमा सड़क संगठन वहां पे विकास कर रहा हो, चाहे वो सरकार वहां के बारे में सोच रही है, तो पूर्वोत्तर भारत के जरिए में भी जो व्यापार होते हैं, जो अगल बगल के सेक्टर्स, जो क्षेत्र, जो देश लगे हुए हैं, उसके जरिए भी व्यापार में वृद्धि से पूर्वोत्तर के राज्यों के आर्थिक विकास में भी आरसीईपी पर्याप्त महत्व रखता है। वहां पे डेवलपमेंट होगा, वहां पे कंपनियां लगेंगी, वहां पे कंपनियां बूस्टअप होंगी। जैसे मैंने कश्मीर का केसर एक दिन पढ़ाया था, तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि सिक्किम में भी मिलेगा, मणिपुर में भी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो सरकार वहां पे, क्योंकि एक तरह की जलवायु पाई जाती है, सब चीजें आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो आर्थिक विकास में ये भी एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा कि पूर्वोत्तर के व्यापार से में वृद्धि से पूर्वोत्तर के राज्यों की जो आर्थिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो है, उसमें भी आरसीपी पर्याप्त महत्व रखता है, और ये सब बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं और क्या है, घाटे क्या क्या है, जो मैं शुरुआत में तो बता ही दिया, क्यों नहीं शामिल हुए ये बताया, शामिल होंगे तो क्या बेनिफिट होगा ये बताया, और घाटे क्या होंगे ये भी देख लीजिए। मौजूदा वक्त में सेवा क्षेत्र के लिहाज से भारत की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन दिक्कत यह है कि आरसीईपी में वस्तुओं की तुलना में सेवाओं के व्यापार में ज्यादा छूट नहीं है। ऐसे में भारत को इससे बहुत लाभ होने की उम्मीद नहीं है। भाई ये देखिए, सेवा जो है, सेवा होती है, सर्विस जो होता है, सर्विस होता है। जैसे मैं ही सर्विस कर रहा हूँ, मैं भी सर्विस दे रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ आपका। तो भारत की स्थिति तो सर्विस के क्षेत्र में काफी मजबूत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो भैया सिर्फ व्यापार वस्तुओं का ही करेंगे। तो वस्तुओं की तुलना में जो अगर सेवाओं का जो है व्यापार में ज्यादा छूट नहीं है, इसीलिए भारत को इससे बहुत लाभ होने की उम्मीद नहीं है। और इससे दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी भारत का व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका थी। तो यही सब कारण थे जिससे भारत जो है पीछे हटना चाहता था। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं क्या क्या घाटे होने के कारण है। इसके साथ ही साथ इसमें बौद्धिक संपदा के कड़े नियम शामिल हैं, और इसके चलते भारत का जेनेरिक दवा उद्योग प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जेनेरिक दवा जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है, तो आप देखे होंगे कि जेनेरिक दवा के बारे में कितना हम बढ़ चढ़ के बातें भी कर रहे हैं। और जेनेरिक दवा सबसे कम दाम में, कम कीमत पर, अच्छी गुणवत्ता की, जिससे एक आम आदमी भी उस चीज को खरीद सके, बियर्ड कर पाए। क्योंकि आदमी की सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो मेडिकल के सेक्टर में ही खर्च होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही खर्च होता है। और अब तो देख रहे हैं स्वास्थ्य का क्या हाल है। कोरोना महामारी तो वैसे ही हम झेल ही रहे हैं सभी के सभी। कोरोना पार्ट 2 भी आ गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि इससे बौद्धिक संपदा के जो कड़े नियम हैं वो शामिल हैं, और इसके चलते भारत का जो जेनरिक दवा का जो उद्योग है, उस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। और आयात शुल्क खत्म करने से भारत के कृषि आधारित जो भी उद्योग है, वाहन, दवा और स्टील के प्रभावित होने की भी संभावना, आशंका थी। ठीक है, तो अगर आयात शुल्क खत्म होगा तो भारत के जो कृषि आधारित उद्योग हैं, वाहन भी, दवा और स्टील के जो प्रभावित सेक्टर्स हैं, तो उसको प्रभावित होने की आशंका थी। और चीनी सामान की ज्यादा आपूर्ति से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो सकता है। तो आप देख ही रहे हैं हम कितना उनका बहिष्कार भी कर रहे हैं। इसके बारे में सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। तो ये आरसीईपी में शामिल होने के घाटे हैं, इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए, किसानों को आरसीईपी से क्या आपत्ति है भाई। न्यूजीलैंड आया है तो जाहिर सी बात है, हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो किसान नेताओं का मानना है कि आरसीईपी जो है, व्यापार समझौता जो है, विश्व व्यापार संगठन से ज्यादा खतरनाक है, डब्ल्यूटीओ से ज्यादा ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि भारत जो है आरसीईपी के तहत व्यापार करने वाली वस्तुओं पर शुल्क को 92% से घटाकर 80% करने के लिए दबाव बना रहा है, पर भारत में बाद में ड्यूटी बढ़ा नहीं सकेगा। और यह एक ऐसा प्रावधान है जिसे भारत को अपने किसानों और उनकी आजीविका के संरक्षण की खासी दिक्कत होगी। और वैसे भी देख रहे हैं, किसान बिल पारित हो चुका है, दिल्ली में कितना बवाल मचा हुआ है किसानों का, देख ही सकते हैं। जरूरी भी है, मैं इस पे तो कुछ बोलूंगा नहीं आपको। तो किसान नेताओं का ये मानना है कि आरसीईपी व्यापार समझौता जो है, विश्व व्यापार संगठन से भी खतरनाक ये है। और इसमें यह है कि अगर भारत आरसीईपी के तहत व्यापार करने वाली वस्तुओं को शुल्क को 92% से घटाकर 80% करने का, ठीक है, करने के दबाव बना रहा है, पर भारत बाद में ड्यूटी नहीं बढ़ा सकेगा। और यह एक ऐसा प्रावधान है जिससे भारत को अपने किसानों और उनकी आजीविका के संरक्षण की खासी दिक्कत भी होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और आपको जितना भी मैं डायमेंशन, जिस तरीके के डायमेंशन हैं, वो सारा आपको बता चुका हूँ।
और इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। क्यों और भी है कि साथ ही इससे डेयरी व्यवसाय को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि डेयरी व्यवसाय में हमारे 15 करोड़ से अधिक लोग रोजगार पाते हैं, आजीविका चलता है, उनका घर का आय चलता है, खर्च चलता है। साथ ही इससे डेयरी व्यवसाय को बड़ा नुकसान होगा। और भारत का जो अधिकांश असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, डेयरी सेक्टर जिसमें अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में 15 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है, क्योंकि 15 करोड़ लोगों का डेयरी सेक्टर से रोजगार, व्यापार जो भी कहें आप, और सरकार कितनी वैकेंसी निकाल रही है आप देख ही रहे हैं। अगर इस पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा तो फिर ये भी एक ऑप्शन चला जाएगा हम लोग के पास से। ठीक है, क्योंकि भारत गांव का देश है, किसान का सबसे बड़ा रोल है। किसान बिल भी पारित हो चुका है, दिल्ली में देख ही रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, आंदोलन भी इस समय चल रहा है। साथ ही इससे डेयरी व्यवसाय को बड़ा नुकसान होगा। और भारत का जो अधिकांश असंगठित डेयरी सेक्टर जो है वर्तमान में 15 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। और आरसीईपी समझौता लागू होने के बाद न्यूजीलैंड आसानी से भारत में डेयरी उत्पादों की सप्लाई करने लगेगा। जब वही करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा ये भी अधिकार छीन लेंगे? ये बताइए। फॉर्म भरवा रहे हैं, पेपर दिलवा रहे हैं, बहुत सी चीजें हो जा रही हैं, फिर बच्चा परेशान हो जा रहा है। वो कम से कम ये तो ना करे। इसीलिए किसानों की आरसीईपी से ये भी आपत्ति है कि न्यूजीलैंड हाईजैक कर लेगा। फिर भारत में जो डेयरी उत्पाद है वो सप्लाई करने लगा। न्यूजीलैंड का बारे में आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम फिर। अगला जो टॉपिक है, बस आरसीईपी और भारत समझौता क्यों इसमें शामिल नहीं हुआ, क्या कारण था, अगर शामिल हो जाता तो कितना बेनिफिट मिलता, नहीं हुआ तो क्या होगा उससे, ये सारे डायमेंशंस मैंने आपको बता दिए हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, क्योंकि आरसीईपी के बारे में यूपीएससी से लगा दुनिया की हर परीक्षाएं कोई ऐसी नहीं है जिसमें ना पूछा होगा। और यूपीएससी के मेंस में, इंटरव्यू में, इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी तरीके के आपके डायमेंशन से प्रोस्पेक्ट से आंसर आए तो आप उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, अगला कोई टॉपिक जो है, वो टॉपिक जो है लोनार झील और सुर सरोवर जो झील है वो रामसर सूची में शामिल किया गया है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बिहाफ से मैं आपको बता रहा हूँ। झील उल के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, झील किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नए स्टूडेंट होंगे बेटा ये टेलीग्राम के लिंक से आप जुड़ सकते हैं। अगर किसी को समस्या होगी तो मेरे नाम के आगे अनअकैडमी लगा देंगे, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। PJ01 कोड है। इस क्लास का पीडीएफ, इस क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का लिंक, सब कुछ इस टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो लोनार झील और सुर सरोवर जो झील है वो रामसर सूची में शामिल किया गया है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में भी बात करेंगे, जितना हो सके उतना बात किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत के महाराष्ट्र के लोनार झील, यानी कि लोनार जो झील है वह कहाँ की है, वो है महाराष्ट्र की। और आगरा के सुर सरोवर जो झील को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। तो पहले जो स्थलों की सूची थी 39 थी, दो जो है बढ़ गई हैं। एक है लोनार और दूसरा है सुर सरोवर। ठीक है, तो वही मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा शीर्षक के माध्यम से, कि हाल ही में भारत के महाराष्ट्र की जो लोनार झील है और आगरा का जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे ही है, सुर सरोवर को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। और इस तरह देश में रामसर साइट की संख्या जो है 39 से बढ़कर अब 41 हो गई है। ठीक है, पहले 39 था, दो बढ़ गया, एक आपका महाराष्ट्र का लोनार झील और दूसरा है आगरा और दिल्ली रोड पे जो है सुर सरोवर झील जो है, अब बढ़ के वो हो गए टोटल 41। ठीक है, बस ये आपको जानना है कि जो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, और जो सुर सरोवर जो झील है आगरा के पास ही स्थित है, आगरा दिल्ली रोड पे ही है। तो इन दोनों को जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। और इस तरह रामसर साइट की जो संख्या है पहले 39 थी, अब वो बढ़कर 41 हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल जानते हैं क्या होता है। विदित हो कि इससे पहले बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित काबर ताल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार रामसर कन्वेंशन के तहत राज्य में इस तरह के पहले वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी कि इससे पहले जो बेगूसराय जिले में स्थित काबर ताल के को केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके अनुसार रामसर कन्वेंशन के तहत राज्य में इस तरह के पहले वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई थी। और बेगूसराय में आपको पता ही है कितना, जो चुनाव हुआ था तो बेगूसराय का नाम क्यों फेमस है सभी लोग जानते भी होंगे। तो जो आपका लोनार झील है और सुर सरोवर जो झील है, अब
43 पहले थे रामसर, उसके बाद 41 अब हो गए हैं। और इसके पहले बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवरताल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार रामसर कन्वेंशन के तहत राज्य में इस तरह के पहले वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। और इसके अलावा देहरादून में स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड रामसर सम्मेलन को मान्यता देने वाला पहला वेटलैंड भी बन गया है। तो ये भी देख लीजिएगा कि इसके अलावा भी है देहरादून में स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड रामसर सम्मेलन को मान्यता देने वाला पहला वेटलैंड्स बन गया था। ठीक है, था ये था। तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, बिहार का और देहरादून वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनार झील के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना चाहिए कि लोनार झील आखिर है क्या। ठीक है, देखिए लोनार झील को लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। देख रहे हैं झील, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। इसका निर्माण 35,000 से 50,000 साल पहले एक भारी उल्कापिंड के गिरने से प्लेस्टोनिक युग में माना जाता है। यानी कि इसका जो निर्माण हुआ था, कोई उल्कापिंड गिरा था, तो जाहिर सी बात है वहां की जो गड्ढे का एक स्वरूप ले लिया, देख ही रहे हैं आप, झील टाइप का हो जाता है, एकदम पूरा दलदल हो जाता है। और झील में पानी जो होता है खारा और क्षारी दोनों होता है। और लोनार झील का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों में किया गया था। और झील पर जाने वाला पहला यूरोपी जो था 1823 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी जेई अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो बस इतना जानिए कि क्या है लोनार झील, कहाँ पर स्थित है, इसको रामसर कन्वेंशन की सूची में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि लोनार झील जो है लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 35,000 से 50,000 साल पहले कोई एक बड़ा सा उल्कापिंड था, उस उल्कापिंड गिरा था, प्लेस्टोनिक युग में माना जाता है। गिरने की वजह से उस पर दबाव बना और पूरा का पूरा जो झील का स्वरूप एक ले लिया। और झील में जो पानी है वो खारा और क्षारी दोनों है। और लोनार झील का सबसे पहले उल्लेख किया है स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और झील पर जाने वाला पहला अगर यूरोपी की बात किया जाए तो 1823 में ब्रिटिश अधिकारी जेई अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो इतना आप लोग लोनार झील के बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। सुर सरोवर झील के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि सुर सरोवर झील, पंछी खूब गाते हैं, भौरे मुस्कुराते हैं, क्यों? तो सुर सरोवर जो झील है, वो सुर सरोवर झील पे देख ही रहे हैं आप, झील में मछलियां आती हैं, उड़ के चली जाती हैं, तो वो उस टाइप का जो, चलिए तो सुर सरोवर जो झील है आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित मशहूर सुर सरोवर झील जो है, जिसे किथम भी कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि जिसे वेटलैंड की सूची रामसर साइट में जोड़ा गया है। और यह उत्तर प्रदेश की यह 8वीं सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। और यह पूरी झील जो है 7.13 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र में बनाई गई है। और इसे 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया था। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा दिल्ली रोड में स्थित है ये। तो ये मशहूर जो सुर सरोवर झील है जिसे किथम कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि जो है वेटलैंड की सूची रामसर साइट में इसको जोड़ा गया है। और ये उत्तर प्रदेश की 8वीं सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। और ये पूरी झील जो है 7.13 वर्ग किलोमीटर के जल क्षेत्र में बनाई गई है। और इसे 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भी इसे घोषित किया है। इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ। यूपी का भी मेंस होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही साथ प्रवासी पक्षियों को आश्रय और प्रजनन वाली यह कृत्रिम झील जो है 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है। तो ये आश्रय देती है, आप आइए, मुस्कुराइए। और यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, आप आइए यहाँ पर, मुस्कुराइए, आपको आश्रय मिलेगा, आपको प्रजनन करने के वो मिलेगा, जगह मिलेगा। और यहाँ पर यह कृत्रिम झील जो है 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर भी है। पक्षियां आती हैं, गुनगुनाती हैं, फिर चली जाती हैं। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं इसमें। यह साइट जो, ये सुर सरोवर के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह साइट उन पक्षियों की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करते हैं। और जिसमें 30,000 से अधिक जल पक्षी हर साल यहाँ आते हैं। और अभ्यारण्य में लगभग 300 अजगर और 60 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां भी पाई जाती हैं। इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और भी देखते हैं रामसर कन्वेंशन आखिर है कौन सा, रामसर कन्वेंशन, आर्द्रभूमि संरक्षण क्या है, ये सब पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का
थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रामसर कन्वेंशन, रामसर वेटलैंड आर्द्रभूमि कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। यानी कि जो रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन जो होते हैं वह एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध करवाती है। तो इसीलिए रामसर वेटलैंड्स में अब इसको शामिल किया भी होगा। रामसर कन्वेंशन में इसीलिए इसको शामिल किया गया था। और रामसर कन्वेंशन क्या है? यह अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। आगे देखते हैं क्या है और भी। इसके साथ ही साथ 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर, सब पढ़ लिए, यही नहीं पता कि वो रामसर है कहाँ, तो ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और इसीलिए इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया जाता है। किस दिन को? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को विभिन्न देशों के देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसीलिए इस दिन को विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया जाता है। और वेटलैंड्स पर कन्वेंशन में भारत जो है 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। यानी 71 में नियम बना, हम 82 में शामिल हुए थे। और वे वेटलैंड जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने कहां पर रामसर सम्मेलन आयोजित किया था, कहां पर हस्ताक्षर किया था? तो ईरान के रामसर में। और इसीलिए इस दिन को विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन इसीलिए किया जाता है। और भारत जो इसमें शामिल हुआ था वो हुआ था 1 फरवरी 1982 को, 11 साल बाद किया गया था। और वेटलैंड जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला टॉपिक जो है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को ये नहीं कहा जा सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो, चाहे वो आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात हो, हर तरीके के क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका है जन्म के समय लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश अव्वल है। अरुणाचल प्रदेश अव्वल कैसे हो गया? जन्म के समय लिंगानुपात में अगर मैं बात करूं तो ये जानना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम एटलीस्ट सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम कई बार पेपर में पूछा गया है। और पेपर देखिएगा यूपीपीसीएस में करंट अफेयर में पूछा था क्वेश्चन। तो जन्म के समय लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश अव्वल है। क्यों अव्वल है इसके बारे में थोड़ा सा तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े विटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम नामक रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने देश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है, जबकि मणिपुर ने सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया है। आप देखिए पूर्वोत्तर के दो एरियाज जो है पूरे भारत की बता रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश ने देश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है, जबकि मणिपुर ने सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया है। लिंगानुपात क्या होता है सब बताया जाएगा आपको। सारे स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है आप लोगों को। तो आपका काम क्या है कि देखिए एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? वो रिपोर्ट आई है नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उनके द्वारा वो रिपोर्ट दिया गया। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अरुणाचल जो प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है, उसने देश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है, जबकि मणिपुर ने सबसे खराब जो लिंगानुपात दर्ज किया है। आगे देखते हैं क्या है कि उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में ये 28 राज्य हैं, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए हैं। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। यानी इस जो रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा ये पूरे भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी को लेके आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। और इस आंकड़े में ये बताया गया है कि डियर अरुणाचल प्रदेश जो है देश में जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में सबसे हाईएस्ट है, और जो है मणिपुर जो है सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया है, ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है?
और कौन कौन से राज्य हैं, क्योंकि पेपर में जनसंख्या और नगरीकरण के टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रति हजार पुरुषों पर 1084 लड़कियां जन्म लेती हैं। यानी कि 1084 जो लड़कियां हैं, यदि 1000 अगर लड़के हो जाएं और 1084 लड़कियां हो जाएं, तो जाहिर सी बात है लड़कों के बीच में तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। और जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। आप हरियाणा का एग्जाम्पल देख लीजिए, जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, जो जांच होती है, और वहाँ का लिंगानुपात देखिए कितना कम था पहले हरियाणा में। अब वहाँ पे भी प्रगति हुई है, सरकार ने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे स्कीम चलाए हैं, उसका यूज अब लोगों की सोच भी बदल रही है। लेकिन जब तक अपने इंटरनल से लोग नहीं सोचेंगे, रोक तो हम बहुत चीजों पे लगा सकते हैं, नियम हम बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जब तक अंदर तक नहीं वो चीजें जेहन तक नहीं लोगों के पहुंचेगी, तो फिर नियम धरे के धरे रह जाएंगे। फिर भी हम प्रगति की ओर पे अग्रसर है, और सारा रिपोर्ट में आपको बताऊंगा इसमें। तो 1000 अगर मान लीजिए लड़के हैं लिंग अनुपात के समय, तो 1084 लड़कियां हैं। लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, ये बहुत अच्छी बात भी है। लड़कियों का जो आंकड़ा है वो कम होगा, जो दहेज की जो डिमांड है वो भी कम होगी। बहुत गलत है ये दहेज देना। तो जो दहेज की एथिक्स तो लोग पढ़ते हैं फोर्थ पेपर में, लेकिन वो कितने एथिकल है ये डिपेंड करता है। ठीक है, ईमानदार होना जरूरी है, इसके साथ साथ ईमानदार दिखना भी चाहिए। ठीक है, शब्दों का खेल है, समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रति हजार पुरुषों पर 1084 लड़कियां हैं, इसलिए लिंगानुपात के मामले में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 है। इसके बाद नागालैंड है 965, यानी कि 1000 पे 965। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। मिजोरम में 964 है, केरल 963 है, कर्नाटक में 957 लड़कियां जन्म लेती हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। तो वहां की मानसिकता के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, सबसे खराब जो प्रदर्शन है मणिपुर का है, जहां प्रति 1000 पुरुषों में मात्र 757 लड़कियां जन्म लेती हैं। उसके बाद लक्षद्वीप में 839, दमन दीव में 877, पंजाब और गुजरात में 896 लड़कियां जन्म लेती हैं। तो इस जितने भी रिपोर्ट्स को बताया हूँ, आपने देखा होगा कि इस समय जो पेपर आ रहा है जनसंख्या और नगरीकरण का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन 3-4 स्टेट का नाम दे देगा, उसमें पूछ देगा, और दोनों को 1 2 3 4 समथिंग में करने का अरेंजमेंट में दे देगा। तो ये डेटा आपको जरूर याद रखना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए 1 मिनट बेटा वेट कीजिए प्लीज, 1 मिनट वेट। ठीक है, प्लीज 1 मिनट वेट। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जन्म के समय लिंगानुपात 929, हरियाणा में 914 और जम्मू कश्मीर में 952 दर्ज किया गया है। ठीक है, यानी कि दिल्ली में अगर हम बात की जाए, केंद्र की राजधानी जो नेशनल हमारी दिल्ली, दिल्ली मेरी जान 929, हरियाणा 914। हरियाणा में देखिए कितना सुधार हो गया है। दिल्ली में देखिए 929 है। हरियाणा में सबसे अच्छी बात है कि सुधार हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा सबसे कम था। और जम्मू कश्मीर में 952 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनुपात 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, अरे 30 नहीं 28 है। ठीक है, चलिए। इसके साथ ही साथ 6 राज्यों, जिसमें बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो बेटा पहले यूपी और बिहार का पहले बता दो, उसके बाद कहीं का बताना। ठीक है, तो जितना बताया गया है उसी को मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो इसको देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जो अनुपात है 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। और अभी तक 6 राज्यों, जिसमें बिहार है, जिसमें झारखंड है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, सिक्किम भी है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल से अभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। तो इस जानकारी को हो सकी जो है, उसको जानकारी को उपलब्ध कराने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। 2018 में पंजीकृत जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या बढ़कर 2.33 करोड़ हो गई, जो कि पिछले वर्ष यह जनसंख्या 2.21 करोड़ थी। ठीक है, तो 2.33 2018 में जब पंजीकृत जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या बढ़कर हो गई 2.33, जबकि पिछले वर्ष 2.21 करोड़ थी। और 2018 में जन्म के पंजीकरण का स्तर 89.3% रहा, जबकि 2009 में यह सिर्फ 81.3% ही था। ठीक है,
तो ये चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2009 होगा नहीं होगा 2019 से ये। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए, और हम बात करते हैं सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। प्रयास तो बहुत सारे सरकार द्वारा किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मैंने नाम भी लिया था, आपका योजना चली भी थी। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत एक प्रावधान है जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 तक गर्भपात से जुड़े अपराध पर विचार किया गया है, और जिसमें गर्भपात करना, बच्चे के जन्म को रोकना, अजन्मे बच्चे की हत्या करना धारा 316, नवजात शिशु को त्याग देना 317, आपने देखा भी होगा सब चीजें, मैं क्या बोलूं, बच्चे के मृत शरीर को छिपाना या इसे चुपचाप नष्ट कर देना 318 आदि को दंडनीय अपराध माना गया है। तो भारतीय दंड संहिता जो की धारा जो 1860 है उसके जो प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार ये बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 312 से लेकर 318 तक, ठीक है, 312 से लेकर 318 तक, जिसमें इससे जुड़े जितने भी गर्भपात से जुड़े जो अपराध है उस पर विचार किया गया है। और इसमें बताया गया है कि गर्भपात करना, बच्चे के जन्म को रोकना, अजन्मे बच्चे की हत्या करना 316, नवजात शिशु को त्यागना धारा 317, और बच्चे के मृत शरीर को छिपाना या इसे चुपचाप नष्ट करना 318 आदि को दंडनीय अपराध माना गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या क्या है इसमें। इसके साथ ही साथ पीसीपीडीएनटी एक्ट है। देखिए बच्चा है, इस बच्चे की जांच इस एक्ट में भी जो लोग पहले करा लेते हैं, और आजकल तो पढ़े लिखे लोग से लगाए मैक्सिमम लोगों की सोच जो है, जब तक सोच नहीं बदलेगी फिर कोई भी एक्ट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का काम है कि एक्ट के बहाने कुछ दबाव डाला जाए, लोगों की सोच को बदलने की कोशिश किया जाए, और बहुत सारी योजनाएं भी सरकार निकाल रही है। देखते हैं ये भी एक्ट क्या है, पीसीपीएनडीटी एक्ट। इस अधिनियम ने सभी प्रयोगशालाओं की पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है, और इसके तहत जो है प्रतिबंधित कृत्य है, कौन कौन से है भैया प्रतिबंधित, लिंग चयन, ठीक है, या लिंग का पूर्ण निर्धारण की सेवा देने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन होना चाहिए, ऐसा विज्ञापन कतई नहीं आना चाहिए, नहीं तो बैन कर दिए जाओगे। गर्भधान पूर्व या जन्म पूर्व परीक्षण तकनीकों वाले क्लिनिकों का पंजीकृत नहीं होना, या क्लिनिक या संस्थान के भीतर सबको दिखाई देने वाले पंजीकरण प्रमाण को प्रदर्शित नहीं करना, आप लिख के दो ना मुझे, इसको बैन कर दिया जाएगा। और अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करना, जो बच्चा धरती पर आया ही नहीं है उसके पहले आप डिसाइड करवा रहे हो कि बच्चा है कि बच्ची है, ये सब चीजें गलत है, क्योंकि किसी का अधिकार आपको हक नहीं देता है ये सब चीजें करने का। ठीक है, अपनी सोच बदलिए, सोच बदलेंगे तभी देश आगे तरक्की के रास्ते पर चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है इस एक्ट में। इसके साथ ही साथ गर्भवती को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना इस एक्ट में दिया गया है, कि कोई भी गर्भवती महिला, कोई भी माँ, उसके पेट में कौन सा बच्चा है उसका दबाव ना दीजिए आप जांच करवाने के लिए, परीक्षण के लिए मजबूर ना कीजिए। इस भी एक्ट में बताया गया है कि आपके ऊपर दंड हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा दुख की बात है कि आज भी लोग पुत्र प्राप्ति के, पुत्र रत्न के चक्कर में बहुत सी गलत चीजें भी लोग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज में इसका कोई भी स्थान नहीं है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। बेटियों को सम्मान दीजिए, बेटियों के बारे में, उनके उनके रोल के बारे में, उनके समाज में योगदान के बारे में लोगों को बताइए। ठीक है, कि लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा सारी माताओं की ही पूजा की जाती है, तो उनका सम्मान भी करना आप लोग सीखिए। ठीक है, तो गर्भवती को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना भी है इसमें, लिंग चयन की प्रक्रिया में सहयोग सुविधा प्रदान करना ये भी है इसमें। इसके साथ ही साथ चिकित्सक द्वारा गर्भवती या अन्य व्यक्ति को अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में किसी तरह सूचित करना ये भी गलत बात है। और पीसी एंड पीएनटी एक्ट के तहत पंजीकृत क्लिनिकों द्वारा अभिलेखों को भली भांति सहेज कर नहीं रखना ये भी गलत बात है। ये है पीसी पीएनडीटी एक्ट में ये सारे प्रावधान किए गए हैं, अगर ऐसे पाए गए तो आप समझिए आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब हम विशेष इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं, सरकार के द्वारा कुछ नियम चलाए गए थे वो देख लेते हैं। पहला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सभी को पता होगा कि भारत में बेटियों की घटती संख्या और उनके प्रति होने वाले पक्षपात या भेदभाव को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2015 की में हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो हरियाणा में ही 2015 में, क्योंकि हरियाणा में स्थिति बहुत खराब थी, मनोहर लाल खट्टर साहब की उस समय सरकार भी थी, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत जो किया था वो किया था हरियाणा से 2015 में जनवरी माह में। और इस योजना के अंतर्गत ये थोड़ा सा ये पहले ही आ चुका है,
ठीक है, की गई थी। आगे देख लेते हैं इसमें और विशेष में क्या है, इसी में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, ये मैं बता रहा हूँ। इस योजना के अंदर सीएसआर, शिशु लिंगानुपात, जीवन चक्र निरंतरता और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी, बेटी नाम करेंगी, समाज में एक स्थान होगा उनका, प्रयास होगा और लोग अपनी सोच को बदलें। इसके साथ ही साथ बालिकाओं के अस्तित्व और संरक्षण को भी इस योजना में सुनिश्चित किया गया था। कोई भी योजना बनती है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, इस योजना में बताया गया था। इसके साथ ही साथ ये भी था कि यह योजना जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय, जो उस समय जो मिनिस्टर थी आपकी मेनका गांधी जी थी, जो 2015 की मैं बात करूं, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये तीन योजनाओं का एक मिश्रण है जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तीनों की संयुक्त एक पहल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला था सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या योजना दो बेटियों के जन्म के समय लाया गया था। ये भी आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था, असंतुलित लिंगानुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना था। और इसीलिए पीएम साहब ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से चालू किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत भी किया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि असंतुलित जो लिंगानुपात की जो समस्या है, क्योंकि हरियाणा में तो वैसे भी लिंगानुपात उस समय कम था, अब स्थिति अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छी हुई है, प्रोग्रेस हुई है, पहले से बहुत अच्छी हुई है। तो लिंगानुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। लास्ट टॉपिक जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स 5-6 देश हैं, BRICS, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और लास्ट में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ता है। तो 12वां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है। हर साल यूपीएससी में क्वेश्चंस ब्रिक्स के बारे में, एससीओ में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, आसियान के देश भी आज मैंने आपको पढ़ाया था, आरसीईपी भी पढ़ाया था। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं सारा कवर कर देता हूं। तो ये इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा पूरा करेंगे। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2020, तो ये 12वां है, तो 12वां याद रखिएगा। कब इसका स्थापना हुई, क्या इसका उद्देश्य है, कौन कौन से देश हैं, ठीक है, ये सब बात करेंगे हम। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया था। जाहिर सी बात है कि जो भी आयोजन इस समय होंगे वो वर्चुअल तरीके से ही या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हम आयोजन कर सकते हैं। तो इस साल जैसे ब्रिक्स में जैसे ब्राजील है, आर से रूस है, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा भी है कि ब्रिक्स पहले ब्रिक था, फिर बाद में धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा आप लोग को, धैर्य रखिए आप सभी के साथ। ठीक है, तो हाल ही में रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्हीं की अध्यक्षता में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया था। ठीक है, देख रहे हैं सभी लोग लाइन से खड़े हैं हमारे, ब्राजील वाले, भारत वाले, चीन वाले, रूस वाले और साउथ अफ्रीका वाले। ठीक है, सभी के सभी लोग खड़े हैं। और ये जो सम्मेलन बनावा किया गया था वो वर्चुअल तरीके से किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो किया था व्लादिमीर पुतिन साहब ने किया था। चलिए बात करते हैं आगे, क्या क्या किया था इन्होंने, कुछ प्रमुख बातें क्या क्या है ब्रिक्स का। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में और कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आयोजित किया जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ भी थी, और इसके साथ ही साथ 1945 संयुक्त राष्ट्र, 1975 जोड़ दीजिए, 2020 हो जाएगा। ठीक है, तो 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में और कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस पे बात भी किया जाएगा, कोविड-19 के बारे में या हर मुद्दे पे बात किया जाएगा, कोई सम्मेलन होगा तो। और इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम थी, पेपर में कई बार पूछा था, कोई भी सम्मेलन होता है उसका थीम जरूर पूछता है पेपर में, वैश्विक स्थिरता,
ठीक है, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास थी। यानी कि इस सम्मेलन की जो थीम थी, जो ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम थी, वो थी वैश्विक स्थिरता होनी चाहिए, साझा सुरक्षा होनी चाहिए और अभिनव विकास थी। तो आपको पेपर में ये पूछ सकता है कि इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन था, वो कितने नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन था, कौन इसकी अध्यक्षता किया था, किस किस मुद्दे पर उसमें चर्चा की गई थी, और इस जैसे मैंने कहा कि 75वीं वर्षगांठ की अवसर पर, देखिए संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मतलब 1945 में उसकी स्थापना हुई। तो एक क्वेश्चन से कई सारे आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस तरीके से आप क्वेश्चंस बता सकते हैं। और इस सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने वैश्विक परिदृश्य के प्रमुख मुद्दों और आपसी सहयोग पर चर्चा किया। यानी कि इस सम्मेलन में जितने सदस्य देश के नेता भी हैं, जितने भी, चाहे ब्राजील वाले हों, चाहे रूस वाले हों, चाहे इंडिया वाले हों, चाहे चाइना वाले हों, चाहे साउथ अफ्रीका वाले हैं, जितने भी नेता लोग थे, सभी लोगों ने आपसी सहयोग पर चर्चा पर मुद्दों पर बात किया, क्योंकि जितने भी वैश्विक परिदृश्य हो सकते हैं उस सभी मुद्दों पर इन्होंने बात किया। और जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के उपायों में सुधार भी शामिल है। इस मुद्दे पर भी चर्चा किया गया था, क्योंकि यही एक पहला मुद्दा है जो सबसे पहले आएगा, कोविड-19 महामारी। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, थोड़ा इस पे भी गौर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुखबद्दर। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और चीन दोनों देश रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू कर सकते हैं और कोरोना से संघर्ष में भारत और चीन दोनों देश मिलकर रूस के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा, क्योंकि वही अध्यक्षता भी कर रहे थे, कि भारत और चीन दोनों देश मिलकर रूस की जो वैक्सीन है, जिसका नाम है स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और कोरोना से संघर्ष जो चल रहा है हम लोगों का, कोरोना तो 2 भी आ गया, कोरोना बैक भी हो गया, तो कोरोना से संघर्ष में भारत और चीन दोनों देश मिलकर रूस के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं। जल्दी दे भी दो तो अच्छा है। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा और लोगों से लोगों का आदान प्रदान पर भी चर्चा की गई है। यानी कि इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग करने के लिए व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा और लोगों से लोगों का आदान प्रदान करने पर भी चर्चा की गई है। कि भैया ऐसा है कि सम्मेलन वम्मेलन जो हो रहा है उसमें हम लोग कुछ बात भी तो करें, संवाद तो करें। हर सेक्टर पे बात किया गया है, जिसमें ये भी था कि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी आ रही है उसकी भी चर्चा की गई थी, और जो वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक है, उसका प्रोडक्शन की बात की गई है और कहा गया है कि दोनों लोग मिलके इसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करें, पूरी दुनिया को वैक्सीन हम दे सकते हैं। इस बारे में चर्चा की गई थी। इसके अलावा आतंकवाद पे, क्योंकि हर साल जो सम्मेलन होता है तो कोई ना कोई मुद्दा तो उठाना है, तो आतंकवाद ये सब तो प्रिय मुद्दे हैं, सबसे पहले वाले मुद्दे हैं। कोरोना महामारी तो पहली बार वाली मुद्दा है। तो आतंकवाद से जंग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और लोगों से लोगों का आदान प्रदान पर भी चर्चा किया गया है, तो इस पे भी चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और भी प्रमुख मुद्दों की। मोदी जी हमारे देख ही रहे, खूबसूरत मोदी जी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की अभियान की बात करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में एक व्यापार सुधार प्रक्रिया शुरू की है, और यह अभियान जो है इस विश्वास पर आधारित है कि भारत जो है वैश्विक वैल्यू चेन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो मोदी जी ने अपनी भी ताकत बता दिया कि हमको हल्के में ना लो, अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में भारत में एक व्यापक जो सुधार की प्रक्रिया चल रही है, रिफॉर्म की प्रक्रिया जो चल रही है, और यह अभियान इस विश्वास पर आधारित है कि भारत का जो वैश्विक वैल्यू चेन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, उस पर यह बात किया गया है। और उस बैठक में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। तो मोदी जी ने समझा दिया था, देखो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, हल्के मत लिया करो, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, थोड़ा वैल्यू दो, इज्जत दो हमको शांति से। और अगली जो अध्यक्षता यानी कि 13वीं जो अध्यक्षता करेंगे 2021 में, वो भारत द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। और भारत 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। और 2021 में ब्रिक्स के भी 15 साल पूरे हो गए हैं। यानी कि जो ब्रिक्स 2006 15 जोड़ेंगे तो 2021, यानी 2021 में जो सम्मेलन होगा, 13वां सम्मेलन होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जितना डिटेल मुझे बताना था उसमें ये सारी डिटेल आप लोग को बता दिया हूं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और भी बताऊंगा सारा डिटेल, टेंशन नहीं लेना है आपको। इससे पहले भारत ने
2012, 2016 में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। यानी कि 2012 से अगर याद करने का तरीका मैं बता दूं तो 4 ईयर करेंगे तो 2016 और 5 ईयर करेंगे यानी कि 2021, यानी कि 5 यानी 4 फिर 5 यानी कि 4 साल, उसके बाद 5 साल ऐसे जोड़ लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि 2012 में हुआ था, 2016 में हुआ था, फिर 2021 में होगा। तो ये भी पूछ देता है पेपर में कि आप बताइए कि जो ब्रिक्स की स्थापना किया गया था उसकी अध्यक्षता भारत ने कितनी बार किया है। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो फिलहाल 2 बार किया गया है, लेकिन आने वाले 2021 में भी भारत के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। तो अभी के हिसाब से अगर क्वेश्चन आए तो 2 बार किया गया है, लेकिन अगले साल तो अध्यक्षता हम कर ही रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स देशों का यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब इसके दो प्रमुख सदस्य जो है भारत और चीन, पता ही है इंडिया अपने आप में है और चाइना तो खैर है ही वो, उसका तो कुछ कंफर्म ही नहीं होता कि वो करना क्या चाहता है। बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर 6 महीने पहले हुई एक हिंसक झड़प के बाद गतिरोध बरकरार है। आपने देखा होगा कि दोनों सैनिक डोकलाम विवाद जो हुआ था तो देखा होगा सैनिक आमने सामने थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिल बैठ के ही बात करेंगे। अब दोनों पक्ष जो है ऊंचाई वाले इलाकों से सैनिकों को पीछे हटने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं और किए भी हैं। दोनों ने बैठ के बातें किया, कहा भाई तुम भी घर जाओ हम भी घर जाए, शांति से रहे। लड़ाई झगड़ा से कुछ होने वाला है नहीं। लड़ाई झगड़ा करेंगे इस समय तो महामारी चली रही है, तुम लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे हो। तो ये सब चीजें पीछे हटने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानिए, ब्रिक्स आखिर है क्या। ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इस साल सम्मेलन राष्ट्रपति अध्यक्षता कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति हैं, अगले साल हमारे पीएम साहब करेंगे। 13वां शिखर सम्मेलन होगा, अभी तक 2 बार हम कर चुके हैं, 12 और 16 में, 2012 2016 में किए कर चुके हैं और 2021 में भी हमको करने का मौका मिलेगा अगले साल। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, कैसे नाम ब्रिक्स पड़ा, क्या था, शुरुआत में कौन कौन से देश थे, बाद में किस देश को ऐड किया गया था, सब बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स देशों की जो कल्पना की गई थी 2001 में, सर्वप्रथम गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने अपने शोध पत्र बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया था। ये पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है कि ब्रिक्स के देशों की कल्पना किसने किया था। ठीक है, तो जो किया गया था 2001 में सर्वप्रथम गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री जिसका नाम था जिम ओ'नील ने एक शोध पत्र था, रिसर्च पेपर था, उसमें बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया था। और इस कल्पना में सिर्फ और सिर्फ शामिल थे ब्राजील, भारत और चीन शामिल थे, जो कल्पना किया गया था 2001 में। इसके साथ ही साथ ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 सबसे बड़ी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें ब्राजील है आपका, रूस है, भारत है, चीन है और साउथ अफ्रीका से मिलकर बना एक समूह है। यानी कि 5 बता दिया, बी से ब्राजील, आर फॉर रशिया, रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि 5 तेजी से उभरती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इन सारे देशों को एक साथ कंबाइन करके जो मंच मिला है उसका नाम है ब्रिक्स, और इसीलिए इसका पूरा नाम ब्रिक्स पड़ा। दरअसल ब्रिक्स इन 5 देशों के नाम के पहले अक्षर BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक संक्षिप्त शब्द है, इसीलिए इसका नाम है ब्रिक्स। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कितने देश शामिल हैं, किसने इसके पहले बार सबसे पहले सोचा, कौन से पेपर में इसका आर्टिकल दिया गया था, ब्रिक्स के बारे में बताया गया था शोध पत्र में, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और भी हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इसकी जो औपचारिक जो शुरुआत हुई थी 2006 में हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि 2006 में इसकी स्थापना होती है। फिर भारत जो 2012 में अध्यक्षता करता है, 2016 में अध्यक्षता करेगा, 2021 में अध्यक्षता करेगा। ये फर्स्ट टाइम ये करेगा, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। ठीक है, ये कर सकता है। तो इसकी जो औपचारिक स्थापना है जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 देशों के सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई थी, जिसमें रूस के नेता, भारत के नेता और चीन के नेताओं की बैठक हुई थी। उस बैठक में G8 सम्मेलन, जो ग्रुप 8 सम्मेलन के जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 देशों का जो सम्मेलन हो रहा था, उसी के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई थी इसकी स्थापना। और बाद में सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA की एक बैठक के अवसर पर ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसी में ब्रिक की औपचारिक शुरुआत की गई थी।
तो कहने का कुल घुमा फिरा के मतलब यही है कि ब्रिक्स की जो औपचारिक स्थापना जो हुई थी, औपचारिक की मैं बात कर रहा हूँ, 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो G8 के सम्मेलन हो रहा था, उसी के अवसर पर बैठक के बाद हुई। यानी कि सारे नेता मिले, रूस वाले, भारत वाले और चीन वाले, बैठक हुई। उसके बाद सितंबर में ही, जुलाई के बाद सितंबर, अगस्त सितंबर आता है, तो सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क जो आपका अमेरिका में है, यूएनजीए की एक बैठक होती है। उस बैठक के अलावा भी तो कुछ हम बात करेंगे, जो लोग अलग अलग मिलते हैं पार्टी वाले, अवसर पर ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसी में ब्रिक की औपचारिक शुरुआत की गई, कि ब्रिक की औपचारिक शुरुआत हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भी जानिए कि ब्रिक के बारे में। पहले जो ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 16 जून 2009 को रूस के येकेतेरिनबर्ग में हुआ था, इसीलिए 2009 को पहला हुआ था। तो इस साल जो हुआ है वो कौन सा हुआ है? 12वां हुआ है। 9 10 जोड़ते रहिए, 20 तक 12 हो ही जाएगा। तो पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 16 जून 2009 को रूस के येकेतिनबर्ग में हुआ था और दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने का न्योता दिया गया था। और वर्ष 2011 में चीन के सान्या में आयोजित ब्रिक के तीसरे शिखर सम्मेलन में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और यहीं से ब्रिक जो था वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और इसमें ये पांचवा जो देश है साउथ अफ्रीका, 2011 में जब रूस में आयोजन हो रहा था, उसी के आयोजन में ब्रिक के तीसरे शिखर सम्मेलन में, जो कि 9 रूस में हुआ था, 10 हुआ और 10 में आपका हुआ था। तीसरे शिखर सम्मेलन में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है 2011 में, 9 10 11, क्योंकि 10 में तो न्योता दिया था साउथ अफ्रीका को कि भाई तुम भी आ जाओ। तो जो, अब जैसे मैंने कहा कि पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 16 जून 2009 को। कहां पर हुआ था? रूस के ये तीनबर्ग, हाँ ये तेरी वर्ग में हुआ था। और दिसंबर 2010 में कहा गया था कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने का न्योता दिया गया था कि भाई साहब आप भी आ सकते हो, टेंशन ना लो। और 2011 में चीन के सान्या में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उस साल, तो उसी के तीसरे सम्मेलन में इसको, साउथ अफ्रीका को उसमें शामिल कर लिया गया था और यहीं से ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय संबंधों की शुरुआत हो गई थी। इसमें यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स बहुत बड़ा उभरती अर्थव्यवस्था है, 5 देशों का सम्मेलन है। शुरुआत में कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई थी, कौन सबसे पहले अध्यक्षता किया था, भारत के द्वारा कितनी बार अध्यक्षता किया गया है, साउथ अफ्रीका को कब न्योता दिया गया था, कि कहां पर आयोजन हो रहा था तो न्योता उसको दिया गया था, कहां पर उसको सम्मिलित किया गया है, किस साल सम्मिलित किया गया है, तो सारा डायमेंशन आप इसका देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। क्या महत्व है ये भी देख लीजिए। महत्व ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई महत्व है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका, चीन और रूस एक दूसरे के लिए न केवल आर्थिक प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि अमेरिका अपने आप में बेगम बादशाह है, चाइना तो है ही और रसा भी अपने आप को कम नहीं समझता है। तो एक जो है, तीसरे जो तीनों देश जो है, जिसमें अमेरिका है, चीन और रूस, एक दूसरे की न केवल आर्थिक प्रतिद्वंदी हैं, बल्कि वैचारिक रूप से भी इनमें काफी भिन्नता है, क्योंकि सबकी सोच भी अलग है। फाइव फिंगर्स इज नॉट इक्वल। तो अमेरिका अपने आप को तानाशाह मानता है, चीन अपने आप में है और रूस तो है ही। तो ये एक दूसरे के लिए वैश्विक आर्थिक प्रतिद्वंदी हैं और बल्कि वैचारिक रूप से भी इनमें काफी भिन्नता है। और वैश्विक बाजार में इन तीनों देशों की पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि सब अपना अपना सामान जो है बेचने पे लगे रहते हैं। हाल ही में अमेरिका और रूस के बढ़ते विवाद के कारण कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। अतः भारत इन जटिल संबंधों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स का उपयोग कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि हमने रूस से कुछ सामान खरीदा था और सामान की आपत्ति किया था अमेरिका के द्वारा, भाई तुम ना खरीदो, ठीक है, तुम ना, हम क्यों ना खरीदे भैया, तुम्हारे करे पे हम खरीदेंगे, हम कुछ भी खरीदें। तो इसका सब जो है उस पे ब्रिक्स में अपना कह सकता है। ये जो मैं सामान कह रहा था वो S-400 एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ। कहा गया था कि अमेरिका काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टाइजिंग सेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए भारत को रूस से S-400 जो मिसाइल न खरीदने का दबाव बनाता है। अतः अमेरिकी दबाव के प्रतिरोध में भारत जो है ब्रिक्स के मंच का उपयोग कर सकता है। यानी कि जो अमेरिकी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टाइजी का जो सेक्शन एक्ट है उसका हवाला देते हुए भारत जो है रूस के साथ, ठीक है, S-400 मिसाइल न खरीदने का दबाव बनाता है। अतः अमेरिकी दबाव के प्रतिरोध में भारत जो है ब्रिक्स के मंच का उपयोग कर सकता है कि भैया आप हमको दबाव मत दीजिए, हम रसा से खरीदेंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा।
और क्या-क्या है इसका, ब्रिक्स का महत्व क्या-क्या है? इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ईरान से कच्चे तेल की खरीद खरीद ना करने की अमेरिकी दबाव के अलावा भारत का चीन पर प्रतिवर्ष बौद्धिक संपदा के अधिकारों के उल्लंघन के अमेरिका के आरोपों के विरोध में भारत स्वयं को कूटनीतिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ब्रिक्स देशों की सहायता प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ा बदमाशी किया था, कहा था ईरान से तेल मत खरीदिए नहीं तो हम आप पर पाबंदी लगा देंगे। और कोई नहीं, आप लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पोखरण भी को लिए भी रोका था, हमने तो किया ना, पोखरण परीक्षण किया कि नहीं किया? तो अटल जी के सरकार में हम लोगों ने किया पोखरण परीक्षण, आप करते गए हम उसपे, और पिक्चरें भी बन चुकी हैं, मनवाड़ जैसी मूवी भी आई है उसमें। तो ईरान से कच्चे तेल की खरीद ना करने के अमेरिकी दबाव के अलावा भारत तथा चीन पर जो प्रतिवर्ष जो बौद्धिक ट्रिप्स का जो मैंने बताया भी था कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के जो उल्लंघन के अमेरिका के आरोपों के विरोध में भारत स्वयं को कूटनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स देशों की सहायता प्राप्त कर सकता है। और वैश्विक भू राजनीतिक संबंधों के माध्यम से भारत, चीन और रूस के गठबंधन को न केवल संतुलित कर सकता है, बल्कि इसके जरिए वो अमेरिकी दबाव को भी दूर कर सकता है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो है ब्रिक्स है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी भी पेपर में किसी टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से बाहर एकदम नहीं आएंगे। पूरे के पूरे इसी में से जो-जो मेन है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? पूरा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी देख लीजिए, भारत को अपने जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए भी जिस प्रकार की बाजार की आवश्यकता है, उसके लिए ब्रिक्स समूह बेहतर प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी सुबह ही मैंने अभी इसी लेक्चर में पढ़ाया हूँ मैंने, जो आपको आरसीईपी बता रहा था, तो उसमें कह रहा था कि भैया हम वस्तु का करेंगे, सेवा का नहीं है। इसी में भारत अड़ा भी था कि नहीं, हमको सेवा करनी चाहिए। तो भारत का जो सेवा सर्विस सेक्टर का जो है उसके लिए बहुत बड़ा एक बाजार मिल सकता है, और इसके लिए ब्रिक्स समूह बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके साथ ही साथ ब्रिक्स के जरिए भारत वैश्विक वित्तीय और वाणिज्यिक संस्थानों में सुधार हेतु दबाव डाल सकता है, जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता और वित्तीय नियमों का पूरे विश्व में सुगम परिचालन हो सके। तो इसके लिए भी वो दबाव दे सकता है। और भारत जो है जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, आतंकवाद के लिए इत्यादि की दिशा में भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ उचित कार्रवाई की दिशा में ब्रिक्स एक उचित मंच साबित हो सकता है। आप यहाँ पे सारे लोग मिलेंगे, मंच पे बैठेंगे, बातें होंगी, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसी भी सेक्टर की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे कोरोना महामारी की बात हो, सभी हम इस मंच पे बात कर सकते हैं, सभी अपने विचारों को रख सकते हैं, अमेरिका के तानाशाही को हम रोक सकते हैं, और भी जितने भी हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो भी चीजें हैं, उसके बारे में हम खुल के अपनी बातों को ब्रिक्स के मंच पर रख सकते हैं। तो ये भी था। आगे और भी देख लेते हैं क्या चुनौतियां हैं ब्रिक्स के मध्य देशों के मध्य, क्या चुनौतियां, जो मैं शुरुआत में बताया कि सभी देश का अलग अलग सोच है, किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते। ब्रिक्स देशों के बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण किसी एक साझे निर्णय, समग्र दृष्टिकोण अथवा एक समन्वित कार्रवाई पर पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि सबके सोच अलग अलग है। सोच किसी को नहीं बदल सकते हैं। अमेरिका अपने रशिया अपने आप को अलग सोचता है, इंडिया की अलग सोच है, चाइना की अलग सोच है, ब्राजील की अलग सोच है और साउथ अफ्रीका की अलग सोच है। तो ब्रिक्स देशों के बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण किसी एक साझे निर्णय, समग्र दृष्टिकोण अथवा समन्वित कार्रवाई पर पहुंचना मुश्किल है, और सभी देशों के अलग अलग हित इस समूह की प्रासंगिकता को धूमिल कर सकते हैं। अगर सभी लोग मिल जाएं, सभी लोग को रामराज आ जाए, तो फिर अपराध तो होंगे ही नहीं। फिर वकील क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी? जब राम राज्य है तो फिर इनकी वैकेंसी तो नहीं आएगी ना। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रिक्स देशों के मध्य ये भी चुनौती है कि इन सभी कहने के लिए तो बहुत लंबी लंबी इन लोगों ने बातें कर दी, लेकिन इनके बीच में जो खुद एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। चाइना कुछ अलग कहता है, रशिया कुछ अलग कहेगा, भारत कुछ और कहेगा, ब्राजील कुछ और कहेगा, साउथ अफ्रीका कुछ और कहेगा। तो फाइनल क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि फूट डालो और राज करो। फूट डलवाता है, राज करता है, तीसरा व्यक्ति मजा मारता है इसका। तो ब्रिक्स देशों के बीच अत्यधिक भिन्नता होने के कारण किसी एक साझे निर्णय, समग्र दृष्टिकोण अथवा समन्वित कार्रवाई पर पहुंचना मुश्किल है, और सभी देशों के अलग अलग हित जो है इस समूह की प्रासंगिकता को धूमिल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ब्रिक्स देशों के मध्य ये चुनौतियां हैं। और भी चुनौतियां देख लीजिए। इस समूह के द्वारा सभी देशों का सर्वाधिक व्यापार होता है चाइना से द्वारा, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि चीन इस मंच का दुरुपयोग अपने हितों के लिए करता है। वो करता ही है, इसमें कहना क्या है। इसके साथ ही साथ सभी देश चीन के साथ अपने व्यापार को संतुलित करने की लगातार कोशिश करते हैं।
तो सभी देश करते भी हैं, क्योंकि इस चाइना जो है अपना व्यापार हर जगह जाल बूझ चुका है। जितने भी देश हैं उनको पैसा देके मुंह बंद कर देता है उनका, कि ज्यादा पैसा लीजिए, शांति से मुंह बंद कर लीजिए अपना। पाकिस्तान तो देख ही रहे हैं, गुलाम है उसका। तो ये सब चीजें हैं, ये ब्रिक्स देशों के मध्य चुनौतियां हैं कि जो चीन है, इस मंच जो ब्रिक्स मंच है इसका उपयोग कर सकता है, अपने हित के लिए कर सकता है, और हित के लिए वो करता भी है, ऐसा है। और इसके साथ ही देश जो है अपने व्यापार को सुरक्षित करने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे और भी देख लेते हैं, और भी चुनौतियां क्या हैं। इसके साथ ही साथ कोरोना वायरस महामारी जो है आपकी, वैश्विक मंदी, कोरोना वायरस महामारी, वैश्विक मंदी, ट्रेड का जो वार है, संरक्षणवाद है, इत्यादि कारक जो हैं ब्रिक्स देशों के बीच के संबंधों को सीमित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी जो आई है, ग्लोबल महामारी है, वैश्विक महामारी है। इसके साथ ही साथ जो वैश्विक जो मंदी चल रही है, ट्रेड का जो वार हो रहा है, व्यापार का जो वार भी हो रहा है, संरक्षणवाद इत्यादि जो कारक है, वो ब्रिक्स देशों के बीच के जो संबंध है, उनके संबंधों को सीमित करते हैं, कि संबंधों के जो विकास है उसको सीमित करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा ब्रिक्स। कब स्थापना हुई, किसके द्वारा विचार रखा गया, किस पत्र में छापा गया, शुरुआत कब हुई थी, कौन सबसे पहले अध्यक्षता किया था, किसके द्वारा किया गया था, कब इसकी स्थापना किया गया था, उसके बाद कब इसमें साउथ अफ्रीका की एंट्री की गई थी, उसके बाद शुरुआत में कौन कौन शामिल थे, बाद में कौन शामिल थे, क्या उसका मतलब है, ब्रिक्स का क्या रोल है, इसके साथ ही साथ क्या चुनौतियां हैं, इस सब का सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, चाहे वो रामसर कन्वेंशंस जो मैंने पढ़ाया, या जो श्री विजय वल्लभ जी के बारे में मैंने पढ़ाया, जैन धर्माचार्य श्वेतांबर सब पढ़ाए, या मैंने आपको जो आरसीईपी और भारत के बारे में बताया, क्यों भारत शामिल नहीं हुआ, क्या कारण थे, और या मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताया। जितने भी आज पॉइंट उठाए गए हैं, जो भी टॉपिक्स आज सिलेक्ट किए गए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से बार बार क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आए होंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम के लिंक से इस क्लास का पीडीएफ, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, सब कुछ इसी लिंक पे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ जब जब मेरी क्लास लगती है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो अनअकैडमी के ऐप पर हो। तो ये है कोड PJ01, इस कोड का यूज करिए और अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं आप। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया, कोड भी दे दिया, चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप सभी के सभी, और पढ़ते रहिए। बस यही उम्मीद भी हम कर सकते हैं आप सभी से, कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, और लगातार हम 2 घंटे के आसपास क्लास हो गए हैं। जो भी टॉपिक आज मैंने सिलेक्ट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप पढ़ाई करते रहिए, कोई भी टेंशन नहीं है। क्लास को एकदम रेगुलर करते रहिए, क्लासेज आपके चलते रहेंगे। जिनका मेंस है, मेंस पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस आपको प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है, इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। ठीक है, तो आप सभी के सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कल हम जब भी क्लास लगेगा, मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा। उस क्लास की, इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाए आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।